हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर कॉप आईएएस। सो दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था नेविगेशन सैटेलाइट के बारे में, और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इसरो के जो स्पेस साइंस एक्सप्लोरेशन के लिए जो भी इसरो ने प्रोग्राम लॉन्च किए हुए हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास एस्ट्रोसैट, फिर आदित्य L1, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, मंगलयान। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ मंगलयान को देखेंगे क्योंकि मंगलयान भी हमें थोड़ा डिटेल से देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मंगलयान। तो मास, उसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि आयरन ऑक्साइड की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से रेड दिखता है, ये जंग लगा हुआ दिखेगा। तो कुछ फैक्ट इसके बारे में, एक तो रेड है ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, और क्योंकि अर्थ के बारे में सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा हम मार्स को ही क्यों एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो चीज़ें मार्स हमारे लिए सबसे अट्रैक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसकी कंपोजिशन और इसका जो मतलब शेप वगैरह वो थोड़ा हमारी तरह मिलता है। जैसे इसका कोर डेंस है अर्थ की तरह, आयरन और निकल से भरा हुआ है। एटमॉस्फेयर भी है इसके अंदर में, ठीक है। प्लेनेट के अंदर एटमॉस्फेयर लेकिन काफ़ी थिन है, 1% ऑफ द अर्थ है, ठीक है। और ओनली 38% ऑफ द अर्थ ग्रेविटी भी इसकी काफ़ी कम है क्योंकि इसका साइज ही काफ़ी कम है। इसका जो डायमीटर है वो मतलब हाफ है अर्थ का डायमीटर का, ठीक है। और इसके अंदर सीजन भी होते हैं, लेकिन सीजन लॉन्गर होते हैं अर्थ के कंपैरिजन में, छोटे छोटे नहीं होते, बड़े बड़े जो सीजन होते हैं वो बड़े होते हैं। तो हमारे लिए काफ़ी अट्रैक्टिव है ये इस प्लेनेट को स्टडी करना, क्योंकि एक तो इसके पास में मतलब ठीक ठाक साइज है जिसमें ग्रेविटेशन है जो कि एटमॉस्फेयर को होल्ड कर सकता है, लेकिन कोई कारण है जिनकी वजह से होल्ड नहीं कर पा रहा है ये, ठीक है। और ऊपर से ये अर्थ के भी नज़दीक है, सन के भी थोड़ा सा नज़दीक है, एटमॉस्फेयर भी इसके अंदर प्रेजेंट है, वाटर के भी ट्रेसेस हो सकता है, शायद इसमें वाटर हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी शायद इसके अंदर हो सकते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन लगती है मार्स, इसलिए इसकी काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्कवरी की जाती है। इसमें काफ़ी मिशन भी भेजे गए हैं, आगे देखेंगे क्यों इतने ज़्यादा मिशन भेजे गए हैं, कितने भेजे गए हैं। तो इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं हम इसके अंदर। एक तो गुड साइज़ है, मतलब रीजनेबल साइज़ है, अगर ह्यूमन इसको हैबिटेट बनाना चाहें तो बन सकता है। एक अच्छी क्वालिटी का, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा ही छोटा है, और इसमें माइनर एटमॉस्फेयर भी है, मतलब एटमॉस्फेयर के बगैर तो ह्यूमन जिंदा ही नहीं रह सकता या कोई ऑर्गेनिज्म। तो इसमें थोड़ा सा एटमॉस्फेयर भी है, ऐसा नहीं है सोलर विंड जो होती हैं उन्होंने पूरा एटमॉस्फेयर उड़ा दिया है। और ये ज़्यादा दूर नहीं है, ना अर्थ के और सन से भी यहाँ पे रेज आती हैं, तो ज़्यादा दूर नहीं है। और हो सकता है इस पर वाटर हो या माइक्रोबियल लाइफ प्रेजेंट हो। तो हमारे लिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक टाइम आएगा कि अर्थ हमें छोड़नी ही पड़ेगी। अर्थ के ऊपर सबसे बेसिक बात तो ये, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी मानी जाती है 8 to 16 बिलियन, मतलब इतने पीपल, 800 करोड़ से 1600 करोड़, इतने पीपल अर्थ कैरी कर सकती है। लेकिन हमारी प्रेजेंट आप मानोगे 700 करोड़ से ऊपर है, 735 समथिंग लाइक दैट। तो हो सकता है कि हमारी जो अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी है उसको हम जो है सुपरसीड कर जाएं, आगे निकल जाएं उससे। रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन इतने तेजी से चली हुई है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो हमें अपना प्लेनेट चेंज करना ही पड़ेगा, ये तो कंफर्म है। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, वो सबसे अच्छा जो हमें अल्टरनेटिव दिखता है वो है मार्स, क्योंकि अर्थ के बाद आता है। इसमें मतलब टेम्परेचर भी उतना ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम नहीं है जितना अदर प्लेनेट के ऊपर प्रेजेंट है। थोड़ा सा इसका साइज़ अच्छा है, माइनर एटमॉस्फेयर भी है हमारे लिए, और ज़्यादा दूर भी नहीं है, ठीक है। और इसके ऊपर वाटर मिलने के भी ट्रेसेस हैं, और माइक्रोबियल लाइफ भी हो सकती है, मतलब यहाँ पे जीवन हो सकता है। तो ये सब कारण है जिनके कारण मार्स जो है हमारे लिए अट्रैक्टिव बना हुआ है। हम चाहते हैं कि इसको और एक्सप्लोर करें, इसके बारे में जानें, इसमें माइक्रोबियल लाइफ है कि नहीं, इसमें एटमॉस्फेयर थिन क्यों है, इसमें मोटा क्यों नहीं है। इसके अंदर माना जाता है कि पहले लाइफ थी, पहले हमारा जो था उसके अंदर लाइफ थी, हजारों करोड़ साल पहले माना जाता था। लेकिन इसमें कुछ इवेंट हुए जिनकी वजह से जो हमारा मास था उसकी जो एटमॉस्फेयर था वो बाहर की तरफ उड़ गया, उसकी मैग्नेटिक फील्ड थी वो खत्म हो गई, और इसके अंदर जो तरल रूप में पानी प्रेजेंट था वो भी खत्म हो गया। तो ये मानते हैं पता नहीं कौन सा रीज़न था, उसकी डिस्कवरी करने के लिए हम प्रोब भेजते रहते हैं वहाँ पे, उसके सरफेस के बारे में पता करने के लिए, नई नई चीज़ें पता करने के लिए, ताकि कुछ टाइम ऐसा टाइम आए जब हम वहाँ पे कॉलोनी बसा सकें, ठीक है। उसके बारे में हम जान के, उसकी प्रीवियस लाइफ के बारे में जान के थोड़ा हमें अर्थ के बारे में पता चलेगा, अर्थ की कंपोजिशन के बारे में पता चलेगा, या हमारा यूनिवर्स कैसे बना, प्लेनेट कैसे बनते हैं उनके बारे में पता चलेगा। तो हम इंटरेस्टेड हैं। गुड साइज है इसका, माइनर एटमॉस्फेयर भी है छोटा सा, पानी भी हो सकता है यहाँ पे, माइक्रोब भी हो सकते हैं, और ज़्यादा दूर भी नहीं है अर्थ के। यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या है जो हमारे फेवर में है, अगर हमने यहाँ पे कॉलोनी बसानी हो तो टेम्परेचर, हमने देख लिया कौन सी चीज़ें हमारे फेवर के अंदर हैं, ठीक है। गुड साइज ये सब फेवर के अंदर है, लेकिन कुछ ख़राब चीज़ें भी हैं जिनकी वजह से हम वहाँ पे जा नहीं सकते। तो
तो एक तो टेम्परेचर यहाँ का मतलब अर्थ ये सन से दूर है थोड़ा, तो काफ़ी कोल्ड है। अगर इक्वेटर की बात करेंगे गर्मियों में 27 तक जा सकता है, लेकिन वहीं बात करेंगे -1 to 8 128 तक ये जा सकता है पोलर रीजन के अंदर में। तो मतलब काफ़ी टेम्परेचर वेरिएशन है। ठंड के टाइम में तो माइनस के अंदर टेम्परेचर होगा, तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर ह्यूमन सहन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें लिक्विड वाटर नहीं है कोई प्रेजेंट, हमें ट्रेसेस नहीं मिले हैं कि वाटर मार्स के ऊपर प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। हम सिर्फ गैस लगाते हैं कि वहाँ पे प्रेजेंट है वाटर। आगे देखेंगे वाटर की क्या थ्योरी है, वाटर प्रेजेंट है वहाँ पे या अब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर कम है तो प्रेशर कम है। प्रेशर कम होने की वजह से जो वाटर है वो लिक्विड की फॉर्म में आ ही नहीं पाता, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में आ ही नहीं पाता और वो उड़ जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई वाटर प्रेजेंट नहीं है हमारे पास, और वाटर होगा अगर अभी तो वो अंडरग्राउंड होगा ज़मीन के अंदर। तो वो चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि वाटर वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं। नेक्स्ट आता है इसका एटमॉस्फेयर काफ़ी थिन है, पतला, जैसे मैंने बताया 1% अर्थ का है, तो एटमॉस्फेयर तो ह्यूमन को चाहिए ही चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा अगर बात करोगे तो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम है। जो एटमॉस्फेयर 1% है उसमें भी 96% हमारी CO2 है, ठीक है। CO2 इतनी ज़्यादा है। ऑर्गन, नाइट्रोजन, अब अर्थ की कंपोजिशन की अगर बात करोगे आप तो अर्थ में 78% नाइट्रोजन होगी आपके पास में, और नाइट्रोजन यहाँ पे बहुत ही कम है। और जो CO2 है हमारे पास वो स्मॉल परसेंटेज के अंदर है, लेकिन यहाँ पे 96% CO2 प्रेजेंट है। तो ये चीज़ें हमारे फेवर के अंदर नहीं आती अगर हमने मार्स को कोलोनाइज करना हो तो हमें क्या क्या चाहिए। एक तो हमें चाहिए सोर्स, एटमॉस्फेयर चाहिए जिसमें ओजोन लेयर हो, हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो, जो कि यूवी रेडिएशन जो सन से हार्मफुल रेडिएशन आती हैं उनसे बच सकें हम। टेम्परेचर थोड़ा रेज करना पड़ेगा अगर हमने वहाँ पे जिंदा रहना है तो। एटमॉस्फेयर को फिक्स करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, उसमें ऑक्सीजन लेके आनी पड़ेगी, और उसकी जो CO2 है उसका लेवल कम करना पड़ेगा। और वाटर की इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, या तो वहाँ पे पहले से वाटर प्रेजेंट हो या तो हम इंट्रोड्यूस करवाएं। तो इसी चीज़ के लिए नई नई थ्योरीज देते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि क्या किया जाए वहाँ पे, ठीक है। जैसे इलोन मस्क हैं जो कि स्पेस एक्स के फाउंडर हैं, जो हमारी ये रॉकेट की कंपनी है, जो कि कहते हैं कि हमने मार्स को कोलोनाइज करना है 2030 तक। तो उनका मानना है कि जो हमारे जैसे ये हमारा मार्स है उसके जो पोलर रीजन है वहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकेंगे हम और उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। इंक्रीज़ करने की बात हो रही है टेम्परेचर के, जो हमारा मार्स का टेम्परेचर है उस तरीके से इंक्रीज़ करेंगे। फिर गैसेज रिलीज होंगी अंदर से, एटमॉस्फेयर उसका थिक बनेगा और एटमॉस्फेयर की क्रिएशन कर सकते हैं वहाँ पे। और वाटर के लिए अगर वहाँ पे अंदर इंटरनल वाटर प्रेजेंट है, जैसे मैं आगे न्यूज़ बताऊंगा आपको वाटर के लिए क्या न्यूज़ आई हुई है रिसेंट के अंदर, तो वाटर भी हमें वहाँ पे चाहिए। और अगर ऑक्सीजन वहाँ पे बन भी नहीं रही तो हम वाटर को तोड़ के ऑक्सीजन बनाएंगे वहाँ पे। तो इस तरीके से थ्योरीज बनाते हैं। कुछ कहते हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए वहाँ पे मिरर लगाएंगे बड़े बड़े, जो कि उसकी हीट को ट्रैप करके गर्म करें उसको, लेकिन काफ़ी कॉस्टली प्रोजेक्ट हैं। और एक और जो थ्योरी देते हैं उसके तहत बोलते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज के लिए फैक्ट्री लगाएंगे वहाँ पे। ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ेंगी तो टेम्परेचर भी इस प्लेनेट का बढ़ेगा और ह्यूमन हैबिटेशन के लायक बन जाएगा। अब आते हैं मिशन कौन कौन से भेजे। तो मोर देन 40 मिशन जा चुके हैं अभी तक, एटलीस्ट आई थिंक 51 तक जा चुके हैं। तो इतने मिशन जा चुके हैं, लेकिन इंटरप्लैनेटरी मिशन है, इतने दूर तक आपने भेजे हैं, तो इसमें से 21 ही सक्सेसफुल रहे, बाकी फेल हो गए हमारे। और अगर एक्टिव मिशन की बात करेंगे प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर, तो प्रेजेंट में हमारे पास है फर्स्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर एंड लैंडर। ऑर्बिटर का मतलब होता है जो ये है इसके ऑर्बिट करेगा इसके अराउंड मिशन घूमता हुआ। लैंडर का मतलब है उसको नीचे गिराएंगे, यहाँ पे कोई रोबोट होगा या व्हीकल टाइप होगा जो लैंड करेगा और नीचे नापेगा उसकी अर्थ वगैरह की स्ट्रक्चर क्या है, सॉइल की कंपोजिशन क्या है, वो चीज़ें नापेगा। एक हमारे पास है मावेन जो कि नासा का है, 2013 के अंदर भेजा था। और मार्स ऑर्बिटर एंड लैंडर हमारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, जो कि 2016 के अंदर भेजा था। फिर थर्ड है हमारे पास मार्स ऑर्बिटर, ये इसरो के द्वारा भेजा गया है, जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसको 2013 में भेजा गया था और 2014 में ये पहुंचा था वहाँ पे। तो इसको डिस्कस करेंगे आज हम। नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी रोवर, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे हम आज, क्यूरियोसिटी रोवर, क्योंकि ये न्यूज़ के अंदर भी रहता है क्यूरियोसिटी वगैरह ने क्या किया। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर आता है क्यूरियोसिटी रोवर नासा का कहाँ पे गया हुआ है, तो मार्स के ऊपर गया हुआ है वो। नेक्स्ट आता है फिफ्थ हमारा मार्स रिनाइसेंस ऑर्बिटर, नासा के द्वारा 2005 में भेजा गया है। और नासा ने काफ़ी ज़्यादा मतलब मिशन भेजे हुए हैं मार्स के ऊपर। सबसे पहले जो स्टार्ट की थी वो की थी सोवियत यूनियन ने मिशन भेजना, लेकिन उनके काफ़ी ज़्यादा मिशन फेल हुए, ठीक है। उनके मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब 6-7 मिशन तो उनके ऐसे ही फेल हो गए, पहुंच नहीं पाए वहाँ पे। लेकिन इंडिया की अचीवमेंट है कि इंडिया ने फर्स्ट टाइम के अंदर ही अपना मिशन एक्यूरेट पोजीशन पे पहुंचा दिया। उसके बाद फिर हमारा USA आता है रेस के अंदर, फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी आती है, अब इसरो आ गया है। तो मतलब 4 कंट्रीज़ हैं, इंडिया चौथी कंट्री है, ठीक है। पहले सोवियत, US, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, फिर हमारे पास इसरो आती है।
तो हमारे पास आता है नेक्स्ट रोवर भेजा हुआ अपॉर्चुनिटी। तो क्यूरियोसिटी और अपॉर्चुनिटी रोवर अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कहाँ पे गया हुआ है, तो मार्स के ऊपर नासा ने भेजे हुए हैं, तो ये 2003 के अंदर भेजा था। नेक्स्ट आता है मार्स एक्सप्रेस एंड बीगल, तो इसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 2003 के अंदर भेजा है। और इसी की आपने अगर रिसेंट के अंदर करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो मार्स के ऊपर 20 किलोमीटर लंबी एक लेक के बारे में पता चला था, अंदर रिवर है पोल के, साउथ पोल के नीचे। वो किसने फाइंड आउट किया? इसने, मार्स एक्सप्रेस बीगल यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, इसने पता किया कि वहां पे प्रेजेंट है। 2001 के अंदर मार्स ऑडिसी नाम का मिशन भेजा गया था नासा के द्वारा। तो नासा ने काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें मिशन भेजे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी स्पेस एजेंसियां जो हैं काफ़ी ज़्यादा मिशन घूम रहे हैं। इंडिया ने भी अपना मिशन भेजा हुआ 2013 के अंदर, और इंडिया ने भी एक अच्छा मतलब इंटरनेशनल ग्रुप के अंदर अपनी इज्जत को बढ़ा लिया हुआ है आगे। अब देखते हैं फ्यूचर मिशन कौन कौन से होंगे। फ्यूचर मिशन की बात आएगी तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी 2018 में भेजेगी एक्सोमार्स रोवर। ठीक है, तो रोवर मतलब एक रोबोट जाएगा जो कि वहाँ पे घूमेगा, इधर उधर घूमेगा और वो डाटा कलेक्ट करेगा उसके बारे में। ठीक है, तो वो यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट आता है इनसाइट मिशन। इनसाइट मिशन हमारा नासा का है, ये भी न्यूज़ के अंदर काफ़ी रहता है। इनसाइट मिशन रिसेंटली लॉन्च किया गया है, तो इसके बारे में भी अगर करंट अफेयर के अंदर हमारे पास न्यूज़ आती है फिर से डिटेल में देख लेंगे। वैसे आपको पता लग जाएगा इनसाइट मिशन किस चीज़ के लिए है। ये है जो मास है उसकी इनसाइट को देखने के लिए, मतलब उसके अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करने के लिए, तो ये उन चीज़ों के लिए है ये। नेक्स्ट आता है फ्यूचर रोवर। तो फ्यूचर रोवर नासा भेजेगी इसको 2020 के अंदर में। ठीक है, तो ये मिशन है हमारे नेक्स्ट के लिए। इसमें इनसाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो इसरो का, जो मेनली हमने डिस्कस करना था, जो हमारा टॉपिक था। अब हमने देख लिया कि मार्स को पढ़ना क्यों जरूरी है, उस पर क्या क्या चीज़ें हमारे लिए फेवरेबल हैं, कौन सी चीज़ें हमारे अगेंस्ट हैं। हम उसमें स्टडी कर रहे हैं ताकि हम वहाँ पे रह सकें या उसकी हिस्ट्री के बारे में पता कर सकें। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन 2013 में भेजा गया था। इंडिया का फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी, मतलब प्लैनेट के बीच में भेजे जाने वाला मिशन था, और इसको हमने फर्स्ट एशियन कंट्री है इंडिया जिसने फर्स्ट अटैम्प्ट में अचीव किया। ठीक है, तो फर्स्ट पहले मैंने बता दिया आपको, सोवियत, यूएस आ गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी आ गया, और इंडिया फोर्थ कंट्री ऐसी जिसने ये मिशन भेजा, और इंडिया फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको पार कर गया। जो अदर कंट्रीज हैं उन्होंने किसी ने भी फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं किया हुआ है, और इंडिया वर्ल्ड की फोर्थ है इसको करने के लिए। फिजिकल फीचर मार्स के पता करने के काम आएगा ये। नेक्स्ट आता है इसमें मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 भी भेजेगा इंडिया, जो कि 2022 तक आएगा। इस मिशन की खासियत ये भी थी कि इसको काफ़ी कम कॉस्ट के अंदर इसरो ने बना के भेजा था। तो इसको लगभग $75 मिलियन इतने के अंदर भेजा था। और जो हॉलीवुड की ग्रेविटी मूवी आई थी वो बनी थी लगभग आई थिंक 105 या $115 मिलियन में। तो मतलब उससे भी कम कॉस्ट के अंदर हमने अपना स्पेस मिशन को अंजाम दे दिया था, और इसका कॉस्ट पर किलोमीटर पड़ा था हमें 6.7 रुपीज़ पर किलोमीटर, और जो कि एक रिक्शा से भी कम था। तो मतलब इंडिया ने काफ़ी बड़ी अचीवमेंट की थी। एक तो फर्स्ट अटैम्प्ट में किया, ऊपर से इतना चीप वे में कर दिया। तो उसके बाद फिर इंडिया की मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रशंसा हुई, और इंडिया भी, इसरो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ। अब ये क्या फ़ायदा क्या है इसका वो भी देखेंगे आगे हम, कि इसरो ने अचीव तो कर लिया लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ। 2017 के अंदर मेंस के अंदर क्वेश्चन आया था, हाउ डज जूनो मिशन ऑफ नासा हेल्प टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ का इवोल्यूशन अंडरस्टैंड करने के लिए जूनो गया है, जुपिटर ग्रह के ऊपर नासा का मिशन है। वो किस तरीके से अंडरस्टैंड ओरिजिन और इवोल्यूशन अर्थ का पता करने के लिए हमारे काम आता है। तो हमें क्वेश्चन मार्स ऑर्बिटर मिशन के ऊपर भी आ सकता है, या अदर हमारे मिशन है मार्स के ऊपर जनरल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन तो इस तरीके से था कि मतलब ये ऐसा एक्सपेक्ट कर रही थी यूपीएससी कि इसको अटैम्प्ट ना किया जाए, ये टाइम वेस्ट करने के लिए था क्योंकि इतना कम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम कुछ अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ताकि अगर आपको बेसिक टर्म्स के बारे में पता है प्लेनेट की, तो आप किसी भी जो मिशन वगैरह आएगा उसमें कुछ ना कुछ घुमा फिरा के 2-3 साइंटिफिक टर्म लिख दोगे तो एग्जामिनर को कुछ हद तक सेटिस्फाई कर सकते हो दूसरों से। हम देखेंगे हमारे मार्स ऑर्बिटर मिशन की एम क्या थी। इसने पता करना था कि वहाँ पे मीथेन है कोई, अगर मीथेन प्रेजेंट हो तो मीथेन का मतलब ऐसे जर्नल गैस की जाती है कि मीथेन ऑर्गेनिक रिसोर्सेज से पैदा किया जाता है, मतलब लिविंग जो एनिमल होते हैं वो प्लांट और एनिमल वो रिलीज करते हैं मीथेन। तो अर्थ के ऊपर तो 95% जो मीथेन है वो जो लिविंग हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, प्लांट एनिमल, उनसे रिलीज होता है। लेकिन जो हमारा मीथेन है वो नॉन लिविंग से भी रिलीज हो सकता है। जैसे अगर मान लो वाटर और हमारी वॉल्केनिक रॉक अगर मिल रही हैं तो वहाँ से भी मीथेन बन सकता है। तो मतलब मीथेन गैस मिली, उसका मतलब ये नहीं होगा कि वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है या करती थी।
ये भी हो सकता है कि वाटर और जो हमारी वॉल्केनिक रॉक हैं वो आपस में कंबाइन कर रही हैं, या ये हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो। तो ये चीज़ें इसमें पता करनी थी। इससे पहले हमने अर्थ से इंस्ट्रूमेंट से पता लगाया था कि वहाँ पे मार्स के ऊपर मीथेन हो सकती है। मीथेन से मैंने आपको बता दिया, इससे पता लगना था कि वहाँ पे लाइफ वगैरह प्रेजेंट हो सकती है या नहीं। इसको पता करना था। ये वहाँ पे जाता है, इसने वहाँ पे मतलब लेटेस्ट के अंदर इसने पता किया कि वहाँ पे मीथेन प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन उसके बाद वो मीथेन अपीयर हो रही थी, डिसअपीयर हो रही थी। तो नासा का जो मैंने आपको क्यूरियोसिटी रोवर बताया, जो उनकी व्हीकल था जो कि ट्रैवल कर रहा था इसके सरफेस के ऊपर, हमारा तो ऑर्बिटर था, ये घूम रहा था, लेकिन इनका व्हीकल था जो यहाँ पे ट्रैवल कर रहा था। इसने पता किया कि यहाँ पे मीथेन कंफर्म कर दी उसने कि हाँ मीथेन है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसने पता करना था हमारे मार्स ऑर्बिटर मिशन ने कि रेट ऑफ लॉस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज, एटमॉस्फेरिक गैसेज जो हैं वो किस रेट के ऊपर, किस स्तर से लॉस हो रही हैं मार्स के एटमॉस्फेयर से। तो उस चीज़ से हमने कंपैरिजन से हम पता लगा सकते थे, उस प्लेनेट की हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते थे, या हमने फ्यूचर के अंदर वहाँ पे एटमॉस्फेयर अगर क्रिएट करना है तो उसके बारे में हमें काफ़ी अच्छी इंसाइट मिलनी थी इस मिशन से। नेक्स्ट हम मैप करना था सरफेस को, उसमें वॉल्केनो वगैरह, मिनरल वगैरह कहाँ पे प्रेजेंट है, वो सब चीज़ें मैप करनी थी। तो ये काम थे हमारे मार्स ऑर्बिटर मिशन के। नेक्स्ट आता है कि हम मार्स को के ऊपर हमने भेजा ही क्यों ये। तो मार्स के ऊपर भेजने का हमारा मेन मतलब है कि मार्स के ऊपर माना जाता है कि कभी वो हैबिटेबल था, वहाँ पे कंडीशन पाई जाती थी ऐसी, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन फोर्स है, लेकिन अब वो वर्क नहीं कर पा रही, अपने एटमॉस्फेयर को होल्ड नहीं कर पा रही। लेकिन उसकी जितनी ग्रेविटेशन है उतनी काफ़ी है एटमॉस्फेयर को होल्ड करने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड भी थी जो कि हमें सोलर की रेडिएशन से बचाती है, जैसे हमारी अर्थ है उसकी मैग्नेटिक फील्ड है तो वो हमें बचाती है सोलर की रेडिएशन से, वैसे इसके पास भी थी। और इसके पास में थिक एटमॉस्फेयर भी था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इसकी ये सब चीज़ें इसमें लॉस हो गई। ये सब चीज़ें हमें पता करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है अर्थ के ऊपर भी कुछ सालों बाद, कई करोड़ों सालों बाद हो सकता है अर्थ का भी यही हाल हो जाए जो इसका हुआ। कुछ ना कुछ रीज़न होगा, वो हमें पता करना है। और हमने फ्यूचर कॉलोनी बनानी है तो उसके लिए भी हमारे लिए हेल्पफुल था। तो मार्स ऑर्बिटर के हमने एम देख लिए, ये भी देख लिया कि हम मार्स के ऊपर क्यों जाना चाहते हैं। अब एक और जो हम पॉइंट देखेंगे, जो स्पेस इंडस्ट्री है हमारी, अगर उसकी बात करेंगे तो ये ईयर बाय ईयर आप देखोगे तो काफ़ी बढ़ रही है। अगर ये बिलियन डॉलर के अंदर है तो 2007 में 122 बिलियन डॉलर की थी, अब ये 261 बिलियन डॉलर की हो चुकी है 2016 के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है 10 ईयर के अंदर डबल हो चुकी है एटलीस्ट। तो अब इसके अंदर आप बताओ कि अगर किसी को अपनी सैटेलाइट लॉन्च करनी है तो वो किससे करवाएगा? जो चीप होगा और जो सबसे रिलायबल होगा। तो इसरो ने ये इमेज कायम करके रखी है। इसरो ने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर काफ़ी चीप वे के अंदर हमारी मार्स ऑर्बिटर मिशन को छोड़ा, ठीक है। तो इतना मतलब कॉस्ट इफेक्टिव वे के अंदर किया। तो आने वाले टाइम में जब मान लो स्पेस टूरिज्म की बात चल पड़ती है या रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की, हमारी इसरो को वैसे भी जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा सैटेलाइट के ऑफर आते हैं कि हमारी सैटेलाइट को ऑर्बिट के अंदर छोड़ो। तो बोलने का मतलब इसरो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो मार्केट का शेयर है उसको टैप कर सकता है अगर हम फोकस करें अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए, और सरकार भी इसके ऊपर और ज़्यादा फोकस करे। करंट पोजीशन के अंदर भी इसरो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास करंट अफेयर की न्यूज़ थी ये अगस्त 8, 2018 के अंदर। तो इंडियन एक्सप्रेस का स्क्रीनशॉट है। इसके अंदर क्वेश्चन है, व्हाट अ लिक्विड वाटर लेक रिवेल एंड कंसील अबाउट मार्स। तो यहाँ पे न्यूज़ आई थी, एक 20 किलोमीटर की लेक डिस्कवर हुई थी जो कि सॉदर्न पोल के ऊपर थी, मार्स के सॉदर्न पोल के ऊपर, और इसको डिटेक्ट किया गया था। मतलब ऐसा माना गया कि ये वाटर की लेक हो सकती है साउथ पोल के नीचे। तो ये न्यूज़ को एनालाइज करेंगे कि एक्चुअल में क्या न्यूज़ की मैं बोलना चाहते हैं। सबसे पहले मार्स देखो, जिस तरीके से अर्थ के पोल जो हैं वहाँ पे आइस है, आइस की बड़ी बड़ी शीट्स लगी हुई हैं, उसी तरीके यहाँ पे भी पोलर आइस लगी हुई है पोल्स के ऊपर। अब आप सोचोगे कि अगर आइस लगी हुई है तो वाटर क्यों ढूंढ रहे हैं? आइस पोलर आइस कैप से ही तो बना हुआ है, तो अब यहाँ पे वाटर तो होगा ही अगर आइस से बना हुआ है तो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी आइस जो है वो पानी से मिलकर बनी हुई है, इनकी आइस CO2 से बनी हुई है। आपने ड्राई आइस के बारे में सुना होगा, ये ड्राई आइस है, मतलब ये वाटर नहीं है, ये ड्राई आइस है जो कि बर्फ लगेगी हमें, तो ये होती है ड्राई आइस। इस तरीके की दिखेगी हमें ड्राई आइस। और यही चीज़ इंडस्ट्रियल पर्पजेज़ के लिए, थेरेपेटिक यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन मार्स की कोल्ड क्लाइमेट की वजह से जो CO2 ड्राई आइस के अंदर कन्वर्ट हुई है यहाँ पे, और ये यहाँ पे पोल के अंदर है, तो मतलब ये वाटर नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर होगी। अब इन्होंने साउथ जो हमारा पोल है वहाँ पे 20 किलोमीटर की एक किलोमीटर नीचे अपना क्रस्ट है, उसके 1 किलोमीटर नीचे 20 किलोमीटर लंबी एक लेक
की डिस्कवरी की पुष्टि की हुई है कि एक लेक हो सकती है वहाँ पे, ये पता किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो अब मैंने आपको क्लियर कर दिया कि यहाँ पे वाटर प्रेजेंट नहीं है। तो ये साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि हो सकता है कि 30% हमारे पास जो हमारी आइस शीट है वो CO2 मतलब ड्राई आइस हो, यहाँ पे ड्राई आइस हो, और 70% नीचे पानी हो। लेकिन हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है टेस्ट करने के लिए कि हम फिजिकली रूप से टेस्ट कर पाएँ उसको, तो हम सिर्फ गैस वर्क से काम करते हैं। तो हमने देख लिया ड्राई आइस से कवर है ये। अब हम देखेंगे, ड्राई आइस हमने देख ली, अब यहाँ पे देखेंगे इसको पता कैसे किया जो हमारे मिशन ने। तो हमने देखा यहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी का 2003 के अंदर मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर भेजा गया था। ये मैंने आपको पहले बता दिया जो एक्टिव मिशन है उनके अंदर। ठीक है, तो मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर ये प्रोब कर रहा था, ये घूम रहा था इसके आसपास में, ये छोड़ता है यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये छोड़ेगा और नीचे जो बज के वापस आती हैं उसकी रीडिंग को नोट करता है, और कौन से सरफेस के ऊपर कैसी रीडिंग आएगी उन चीज़ों को एनालाइज करके ये पता करता है अंदर कुछ है या नहीं। ठीक है, तो जैसी रीडिंग अंटार्कटिका के ऊपर हमारी अर्थ को मान लो, वहाँ पे अंटार्कटिका के ऊपर अगर इसी रोवर का यूज़ की जाए, इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ की जाए, जैसी रीडिंग यहाँ पे आनी थी वैसी यहाँ पे आई, तो इससे उन्होंने गैस किया कि यहाँ पे अंदर पानी हो सकता है। अब जरूरी नहीं है वहाँ पे पानी होगा ही होगा, लेकिन इन्होंने सिर्फ गैस किया कि यहाँ पे पानी प्रेजेंट हो सकता है। तो जो हमारी न्यूज़ थी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यहाँ पे माइक्रोब्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। फ्यूचर के अंदर हम मिशन के अंदर आगे देखेंगे, और करंट अफेयर के अंदर अगर कोई अपडेट आती है तो उन चीज़ों को भी हम करते हैं। सबसे पहला हमारा मिशन है आदित्य L1 मिशन। ठीक है, आदित्य L1 मिशन। सो ये मिशन है सन की स्टडी के लिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो होता है सन की स्टडी आखिरकार हम क्यों करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो जो सबसे बेसिक है, जो लाइफ है अर्थ के ऊपर वो पॉसिबल है बिकॉज ऑफ सन। सिर्फ सन नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, हमारा जो टेम्परेचर मेंटेन हुआ है, सन जो है हमारा मेन एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, तो अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है, इसलिए सन की स्टडी करना ह्यूमन क्यूरियस नेचर का होता है, इसलिए अपने आसपास की चीज़ों के बारे में इसको पता होना चाहिए। सेकंड थिंग जो है वो ये है कि सन की एक डेफिनेट एज है। जैसे आज इसको अराउंड 4.6 समथिंग इतने बिलियन ईयर हो चुके हैं, और जैसे साइंटिस्ट मानते हैं 5 या 6 बिलियन साल के बाद में सन डाई हो जाएगा, मर जाएगा। हर एक स्टार का एक बर्थ पीरियड होता है, स्टार जन्म लेते हैं, जैसे वाटर साइकिल होता है वैसे स्टार का साइकिल होता है। स्टार एक प्लेस से जन्म लेते हैं, फिर इनका लाइफ साइकिल होता है। पहले ये कम ब्राइट होंगे, धीरे धीरे इनकी ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी, और एक टाइम आएगा जब स्टार मरने की कंडीशन के अंदर होगा हमारा, तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाएगा और ये अर्थ तक पहुंच जाएगा, इतना बड़ा साइज़ हो जाएगा इसका, और ये अर्थ को भी अपने अंदर संभाल लेगा। तो ये स्टार की जर्नी होती है जिसके अंदर वो जब मरने लगता है तो उसका जो ग्रेविटी है वो उसको होल्ड नहीं कर पाती, और वो स्टार बड़ा होके एक बार फिर उसके बाद सुपरनोवा होता है, मतलब ब्लास्ट होता है इसके अंदर, और ये फट जाता है। और फटने के बाद फिर एक लास्ट में छोटा स्टार बचेगा जिसको वाइट ड्वार्फ बोलेंगे। ठीक है, जिसकी हीट भी मिलियंस ऑफ ईयर तक चली रहेगी, लेकिन सन के जितना हीट नहीं होगी उसके अंदर में। तो सेकंड थिंग है हमारे पास कि सन की भी एक डेफिनेट एज है, थोड़े टाइम बाद ये भी मर जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में सन के अंदर कौन सी प्रोसेसेस हैं, इसके अंदर कितना फ्यूल बचा हुआ है, तो वो सब चीज़ें। वैसे भी सन काफ़ी बड़ी मिस्ट्री है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो अराउंड 99.1 और समथिंग 99% जो मास है हमारे सोलर सिस्टम का वो अकेले सन का है, बाकी जो प्लैनेट हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो सन इतना बड़ा है, और जो सन है हमारा उसके कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न मैंने आपको बताया था, इसके अंदर कोई दो चीज़ें मिलेंगी, एटम मिलेंगे और वो नया एटम बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हीलियम एंड हीलियम मिलते हैं, और हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन मिलते हैं और हीलियम बनाते हैं कोर के अंदर। तो कोर के अंदर मेनली जो प्रोसेस होती है फ्यूज़न की, वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है। तो सन इतना बड़ा है कि जो कोर है वहाँ से बाहर तक इसके जो प्रकाश है उसको पहुँचने में लगभग 2 लाख साल लग जाते हैं। ठीक है, इतना टाइम लग जाता है, और जो सरफेस है वहाँ से अर्थ पे पहुँचने के लिए 8 मिनट लगती है। तो सन इतना मैसिव ऑब्जेक्ट है, हमें पता होना चाहिए इसके अंदर कितना फ्यूल बचा हुआ है, ताकि इसकी लाइफ को हम अच्छे से इमेजिन कर पाएँ। एक टाइम आएगा ह्यूमन को अर्थ तो छोड़नी पड़ेगी। 5 बिलियन ईयर तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ह्यूमन रिसोर्सेज को कंज्यूम करता जा रहा है, और रिसेंट के अंदर अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी, यूरोपियन कंट्री के अंदर हीट वेव का काफ़ी बड़ा प्रकोप देखने को मिला। तो वो जब चीज़ें इतनी ज़्यादा होंगी तो उसके बाद ह्यूमन तो उससे पहले ही शायद ख़त्म हो जाए, पर अगर बच गया तो ह्यूमन को मूव करना पड़ेगा अपने प्लेनेट से किसी और प्लेनेट के ऊपर। इसीलिए हम न्यू प्लेनेट की खोज करते रहते हैं कि वो अपने, जैसे कोई भी अगर प्लेनेट हमने खोजना है तो वो अपना उसका स्टार होगा, उसकी स्टार की ऐसी रेंज में होना चाहिए जहाँ तक वो स्टार की रोशनी अच्छी पहुँचती है, ना ज़्यादा पहुँचती है ना कम पहुँचती है। तो एक हैबिटेबल जोन, मतलब किसी भी स्टार के अराउंड ऐसी जोन में होना चाहिए
जिसमें जिंदा रह सकते हैं। अगर वो ज़्यादा नज़दीक होगा तो प्लैनेट होगा वो जल जाएगा, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर है वो भी नहीं बचेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो हमें हैबिटेबल जोन के अंदर जो प्लैनेट होना चाहिए उसको जो हैबिटेबल जोन होती है उसको बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। तो इस जोन को जिसके अंदर सर्वाइव किया जा सकता है, लाइफ को ढूंढा जा रहा है, उसको बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। इसके बाहर हो सकता है जो प्लैनेट हो वो काफ़ी ठंडे हों, क्योंकि वहाँ तक जो स्टार होगा उसकी रोशनी नहीं पहुँचेगी। तो ये सब चीज़ें हमें खोजनी पड़ेंगी, इसके लिए हमें सन की स्टडी करना ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है कि जो सन है उसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें प्रोटेक्ट करती है कॉस्मिक रेज से। जैसे सन हमारा सोलर सिस्टम के बीच में है, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से ऑरोरा बनते हैं, अगर आपने जियोग्राफी के अंदर पढ़ा हो तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोटेक्ट करती है हमें सन की हार्मफुल रेज से, ठीक है, उनको अंदर नहीं आने देती वो। लेकिन वैसे ही सन की भी मैसिव मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे मैंने आपको बताया 99% मास सन का है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। तो सन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरा हमारा एक तरीके से कवर करती है एक एरिया। जैसे यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी काफ़ी मैसिव होगी, इसके अंदर प्लैनेट आ जाएंगे, ठीक है, जो हमारे प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं वो तो अंदर आ ही जाएंगे, इसके बाहर भी इसका काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस है। जिस एरिया के अंदर सन का ये मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस है और इसकी एनर्जी फ्लो करती है उस एरिया को कहते हैं हेलियोस्फीयर। ये हम आने वाली स्लाइड में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि इस रीजन के अंदर इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमें प्रोटेक्ट भी करती है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमें प्रोटेक्ट करती है सन से, और सन की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कॉस्मिक रेडिएशन होती हैं, उनसे हमारे सोलर सिस्टम की रक्षा करती हैं। तो वो भी सन हमारे लिए ज़रूरी है। अगर सन की एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो एक टाइम आएगा इसके अंदर जो डायनामो इफेक्ट चला हुआ है, जिसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएगी, अर्थ भी ख़त्म हो जाएगी, सन भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमें पता होना चाहिए। लास्ट थिंग हमारे पास आती है सोलर फ्लेयर एंड कोरोनल मास इजेक्शन। तो जो सन है, सन एक मैसिव ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है, और इसकी ग्रेविटी ने, मतलब ये इसके अंदर फ्यूज़न हो रहा है, उसकी वजह से बाहर की तरफ पुश करता है वो, लेकिन इसकी ग्रेविटी ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है। लेकिन कुछ बार मैग्नेटिक फील्ड में प्रॉब्लम आ जाने की वजह से बाहर की तरफ एनर्जी इरप्ट करता है, ये चार्ज पार्टिकल जो होते हैं इसके, उनको बाहर की तरफ छोड़ता है, और वो इतने पावरफुल हैं अगर किसी प्लैनेट के ऊपर पहुंच जाएं तो वहाँ की, मतलब प्लैनेट तो पूरा ख़त्म भी कर सकते हैं वो, वहाँ पे इलेक्ट्रिक ग्रिड, रेडियो सिग्नल सब कुछ डिस्टर्ब कर सकते हैं। और कोरोनल मास इजेक्शन जैसे अगर खतरनाक चीज़ें होती हैं तो पूरे प्लैनेट को वाइप आउट भी कर सकती हैं। लेकिन अर्थ के पास में मैग्नेटिक शील्ड है जो कि इनसे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। लेकिन अगर लार्ज स्केल के ऊपर यही प्रोसेसेस होती हैं, सोलर फ्लेयर एंड कोरोनल मास इजेक्शन, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इनको प्रोटेक्ट करने में असमर्थ होगी और अर्थ के ऊपर जीवन खत्म हो सकता है। जैसा हमने पहले भी देखा था कि मार्स के ऊपर पहले जीवन था, मार्स की मैग्नेटिक फील्ड थी पहले एक, लेकिन वो ख़त्म हो गई, उसका भी कोई रीज़न था। तो हम स्टडी कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ मार्स के ऊपर जो अर्थ के ऊपर भी बाद में हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें सन की स्टडी करनी पड़ती है। एक और रीज़न है जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन बेसिक्स आपने समझ लिया कि सन को समझना काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए। तो एक हमारे पास टर्म मैंने पहले बताई आपको, इंटरस्टेलर स्पेस। तो इंटरस्टेलर स्पेस वो होता है जहाँ पे जो सन है उसकी कांस्टेंट मटेरियल एंड मैग्नेटिक फील्ड स्टॉप अफेक्टिंग द सराउंडिंग। तो जैसे एक मोमबत्ती होती है, उसका भी एक एरिया होता है जहाँ पे वो इन्फ्लुएंस करती है। अगर आप यहाँ जैसे हाथ करोगे तो आपको हीट लगेगी, अगर इतने दूर खड़े हो तो आपको हीट नहीं लगेगी। लेकिन मोमबत्ती तो इतनी छोटी सी है, सन इतना बड़ा मैसिव ऑब्जेक्ट है, तो सन की जो इसकी कैपेसिटी है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करने की, और इसकी जो हीट वेव्स ट्रैवल करती हैं, इसका जो मटेरियल चार्ज पार्टिकल ट्रैवल करते हैं, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको बताई, वो जिस रीजन के अंदर तक पहुंचती है उस रीजन को हम यहाँ कहते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। तो साइंटिस्ट डिफाइन द बिगिनिंग ऑफ इंटरस्टेलर स्पेस एज द स्पेस वेयर सन कांस्टेंट फ्लो ऑफ मटेरियल एंड मैग्नेटिक फील्ड स्टॉप अफेक्टिंग इट्स सराउंडिंग, ठीक है। तो अगर आपको बोलेंगे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, तो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट का मतलब होगा जहाँ पे ये सन है, ठीक है, ये हमारे प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, सन का इफेक्ट आ रहा है इस रीजन के अंदर, तो जिस रीजन तक के बाहर सन का इन्फ्लुएंस आना बंद हो जाएगा उस रीजन को बोलेंगे इंटरस्टेलर, ठीक है, इंटरस्टेलर रीजन। नेक्स्ट आते हैं हेलियोस्फीयर। हेलियोस्फीयर उस रीजन को बोलेंगे जो हमने अभी देखा, यहाँ पे स्टार है, ये प्लेनेट है हमारे, और सन का जहाँ तक इन्फ्लुएंस है, सन की मैग्नेटिक फील्ड जहाँ तक पहुँच रही है, उसके बाहर का रीजन उसको बोलेंगे इंटरस्टेलर स्पेस, और उसके अंदर का जो रीजन है, ये जो रीजन होगा इसकी इन्फ्लुएंस जहाँ तक सन कर सकता है, उस रीजन को बोलेंगे हेलियोस्फीयर। तो हेलियोस्फीयर इज अ रीजन इन स्पेस एनकम्पासिंग द सोलर सिस्टम इन विच सोलर विंड
हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सोलर विंड उन विंड को बोलते हैं जो कि सन ने क्रिएट की हुई है अपने लिए, अपनी एनर्जी की वजह से, इसके चार्ज पार्टिकल की वजह से इसने अपने अराउंड एक विंड क्रिएट कर दी है, ठीक है, जो कि कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रही है, जिसमें चार्ज पार्टिकल हैं, प्लाज्मा है, तो वो सब चीज़ें मैग्नेटिक फील्ड के साथ में फ्लो करती जा रही हैं इसकी, उसको बोलते हैं सोलर विंड। तो इस तरीके का होगा हमारा हेलियोस्फीयर। ये हमारा हेलियोस्फीयर का एज है, जहाँ तक सन इन्फ्लुएंस कर पा रहा है उस रीजन को बोलते हैं हेलियोस्फीयर रीजन। और उसके बाहर हमारे पास आता है इंटरस्टेलर स्पेस। नेक्स्ट आता है सोलर विंड। तो सोलर विंड इन अ स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल रिलीज फ्रॉम द अपर एटमोस्फियर ऑफ सन कॉल्ड कोरोना। तो सन का अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हो, उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है कोरोना, जो कि इस तरीके से दिखती है आपको, ठीक है। ये सन होता है, ये इसकी लाइट की वजह से दिखती है। तो ये जो लेयर होती है ये विजिबल हमें होती है जब सूर्य ग्रहण होता है, उस टाइम सूर्य यहाँ से काला पड़ जाता है, लेकिन यहाँ से चमकीली सी लाइट एक ऑरा सा बनता है सन का, उसको बोलते हैं कोरोना। कोरोना से चार्ज पार्टिकल रिलीज होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के साथ में ट्रैवल करते हैं ऑल डायरेक्शन के अंदर, और ये एक विंड क्रिएट कर देते हैं सन की। पहले माना जाता था कि सन एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसका इन्फ्लुएंस नहीं होता, किसी भी अदर एरिया के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं करता, अपनी प्लेस के ऊपर स्थिर है। लेकिन बाद में पता चला हमें कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है जो कि हमें बचा रही है इन चीज़ों से। अदरवाइज सन की जो सोलर विंड है वो हर डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है, और वो नुकसान भी पहुंचाती है प्लैनेट्स को। तो इस तरीके से हमारी सन की जो सोलर विंड है वो फ्लो कर रही है ऑल डायरेक्शन के अंदर, और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड कर रही है इसके खिलाफ। और इसी तरीके से ये तो नॉर्मल सोलर विंड है जो कि कॉन्स्टेंटली फ्लो करती रहती हैं, लेकिन कई बार मैग्नेटिक फील्ड में डिस्ट्रप्शन की वजह से सन से भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, उनको कहते हैं सोलर फ्लेयर। और जब वही जो एनर्जी रिलीज होती है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर सन से रिलीज हो और वो आसपास के ऑब्जेक्ट हैं उनको भी साथ में कैरी करके लेके चले, मतलब काफ़ी बड़ी मास स्केल के ऊपर इजेक्शन होती है, उसको कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। तो फर्स्ट आ गया सोलर विंड जो कि नॉर्मल कंडीशन में फ्लो होती रहती हैं। नेक्स्ट आ गया सोलर फ्लेयर जो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिसरप्शन आए उसकी वजह से रिलीज होती हैं, चार्ज पार्टिकल रिलीज होते हैं। और नेक्स्ट आता है इससे भी भयंकर कोरोनल मास इजेक्शन, उसके अंदर कोरोना से मास इजेक्शन होती है, आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर चीज़ें हैं उनको भी साथ लेके वो आगे की तरफ बढ़ती है। तो इसीलिए हम सन को स्टडी करना चाहते हैं ताकि इन चीज़ों के बारे में पता लग सके कि सन का सरफेस कैसा है, इसके अंदर कितना फ्यूल हमारे पास बचा हुआ है, या जो सन की प्रोसेसेस हैं वो किस तरीके से अपने को होल्ड रख पाता है, ये इतना मैसिव ऑब्जेक्ट है, ये इसकी एज कितनी हो सकती है, और जो सोलर फ्लेयर होती हैं, कोरोनल मास इजेक्शन होती हैं, ये क्या फिनोमेना इनका, सन स्पॉट के बारे में पढ़ने के लिए, हेलियोस्फीयर के बारे में, तो ये सब चीज़ें हम स्टडी करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंसेप्ट सन स्पॉट का। तो सन स्पॉट का मतलब है सन हमारा शाइन कर रहा है लेकिन कुछ उसमें डार्क स्पॉट दिखते हैं थोड़े टाइम के लिए, उनको बोलते हैं सन स्पॉट। तो सन स्पॉट आर डार्कर एरिया दैट अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ सन, दे आर कॉज ड्यू टू मैग्नेटिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक एक्टिविटी मानते हैं साइंटिस्ट की, उसकी वजह से ये सन स्पॉट हमें दिखते हैं, इस तरीके के हमें दिखेंगे सन स्पॉट। ये रीजन हालांकि काफ़ी गर्म होगा लेकिन आसपास के रीजन से थोड़ा कम गर्म होगा, इसकी वजह से ये जब आप टेलीस्कोप से इनको ऑब्जर्व करोगे तो आपको लग जाएगा पता कि यहाँ पे सन स्पॉट है। और ये कोई परमानेंट नहीं है, यहीं पे रहेंगे, ये चेंज होते रहते हैं अलग अलग प्लेसेस के ऊपर, थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर जैसा मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चेंजेस आते हैं उसकी वजह से सन जो है सडनली मच ब्राइटर अपीयर होता है, मतलब वो एनर्जी रिलीज करता है, एकदम से सडनली एनर्जी रिलीज करता है, लार्ज अमाउंट की एनर्जी। और इस एनर्जी के अंदर एक्सरे हो सकती हैं, गामा रेज हो सकती हैं, ठीक है, प्लाज्मा पार्टिकल होते हैं, प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो कि आयनाइज्ड गैसेज होती हैं। मतलब एक तरीके से आप इतना समझो कि हाई एनर्जी रिलीज होती है सन से, और अगर अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उनको प्रोटेक्ट ना करे तो अर्थ के ऊपर काफ़ी डिसरप्शन आ सकती है सोलर फ्लेयर से, ठीक है। और ये ट्रैवल करती हैं स्पीड ऑफ लाइट से, तो ये आपको याद रखना है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं, क्योंकि नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोरोनल मास इजेक्शन, उसके बारे उसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं ऑल डायरेक्शन के अंदर। तो इस तरीके से सन से रिलीज होगी सोलर फ्लेयर और ये सन एकदम से ब्राइट अपीयर होगा यहाँ से, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी अर्थ के ऊपर, काफ़ी टाइम ये रिलीज होती है अर्थ के ऊपर। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोटेक्ट करती है हमें इससे, लेकिन जैसे जैसे सन की एज मतलब सन बुढ़ा होता जाएगा उस हिसाब से इनकी पावर भी बढ़ती जाएगी, सन का साइज़ धीरे धीरे इंक्रीज़ होना शुरू होगा। तो हमें पता होना चाहिए कब सोलर फ्लेयर आनी है, कब उससे हम कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं। स्पेस के अंदर जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं उनके लिए हम कैसे प्रोटेक्शन करेंगे, कब सन से सोलर जो फ्लेयर है कब आएगी, अगर हम इंटरप्लैनेटरी मिशन के ऊपर जाते हैं तो वहाँ कैसे प्रोटेक्शन होगी सोलर फ्लेयर से, क्योंकि काफ़ी डिवास्टेटिंग होती है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बाहर अगर साइंटिस्ट हों किसी मैन मिशन के ऊपर तो वहाँ पर उनको ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोरोनल मास इजेक्शन। तो कोरोनल मास इजेक्शन के अंदर
जो सन है उससे रिलीज़ होती है एनर्जी, हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है, प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड के साथ ट्रैवल करती है वो, यहाँ से हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी, आसपास का जो एनवायरनमेंट होगा उसको भी साथ लेके चलेगी, ये कोई ऑब्जेक्ट होंगे उनको भी साथ। सोलर फ्लेयर नॉर्मल एनर्जी थी, ये और ज़्यादा तीव्रता की एनर्जी है जो कि आसपास के एटमॉस्फेयर के ऑब्जेक्ट को भी कैरी कर रही है अर्थ के ऊपर। और इसमें और उसमें डिफरेंस ये है कि हमारा जो सोलर फ्लेयर था, सोलर फ्लेयर लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, मतलब वो हमारी अर्थ पे पहुंच जाएगा 8 मिनट तक। मतलब अगर हमारे जो प्रोब हैं वो पता कर लेते हैं कि सोलर फ्लेयर आने वाला है तो हमारे पास 8 मिनट का टाइम होगा उसकी तैयारी करने के लिए। लेकिन अगर कोरोनल मास इजेक्शन आता है तो उसको 2 से 3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ लाइट ही नहीं होती, सन की एनर्जी ही नहीं होती, आसपास की चीज़ों को भी, एनवायरनमेंट को भी साथ में लेके चलता है। तो ये काफ़ी डिवास्टेटिंग होते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है कोरोना से मास इजेक्शन होती है। कोरोना सन का आउटर पार्ट होता है। अगर ये आ जाएँ और सोलर स्टॉर्म जो है, सोलर फ्लेयर, कोरोनल मास इजेक्शन हिट करें अर्थ को, तो क्या होगा अर्थ को? डायरेक्ट इफेक्ट कोई नहीं होगा। अगर नॉर्मल इंटेंसिटी में ये हर्ट करते हैं तो डायरेक्ट इफेक्ट कोई नहीं होगा, क्योंकि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें प्रोटेक्ट कर लेगी। लेकिन अगर ये डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट होता है इसका, मतलब उसको पेनिट्रेट करने में सक्षम हो जाती है, तो ये रेडियो जो सिग्नल होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे रेडियो सिग्नल के ऊपर चलते हैं, उन सब को डिसरप्ट कर देगी। जैसे सैटेलाइट की कम्युनिकेशन को, जो हमारी इलेक्ट्रिक ग्रिड है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल हैं, तो जो इलेक्ट्रिक ग्रिड है जिससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ठीक है, रेडियो कम्युनिकेशन हॉल्ट होगी, इलेक्ट्रिकल जो ग्रिड होती हैं उनका सिस्टम ठप पड़ जाएगा कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से। तो ये हमने इसके कॉज देख लिए। अब हम डिस्कस करेंगे आदित्य मिशन के बारे में। अभी तक हमने देख लिया कि सन की स्टडी क्यों करनी चाहिए और जो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होती हैं उसके अंदर में जो डिस्टर्ब कर सकती हैं हमारी अर्थ के एनवायरनमेंट को, जैसे सोलर फ्लेयर, वो हमने देख ली। सेकंड हमने देख लिया कोरोनल मास इजेक्शन। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली। अब देखते हैं आदित्य मिशन जो हमारा जा रहा है 2021 या 22 के अंदर ये जाएगा। तो इस मिशन किस चीज़ के लिए है ये? तो इसके अंदर एक स्पेस क्राफ्ट जाएगा सन तक। ठीक है, सन से काफ़ी दूरी होगा, लेकिन सन की स्टडी करने के लिए स्पेस क्राफ्ट जाएगा ये, और ये L1 पॉइंट के ऊपर होगा। लैग्रेंजियन पॉइंट होता है, L1 पॉइंट के ऊपर होगा। मिशन का नाम है आदित्य, लेकिन ये L1 पॉइंट के ऊपर होगा, इसलिए इसका नाम आदित्य L1 रख दिया हुआ है। ठीक है, तो दिस विल बी द फर्स्ट इंडियन मिशन टू स्टडी सन एंड ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन मिशन टू बी प्लेस्ड एट लैग्रेंजियन पॉइंट 1। तो लैग्रेंजियन पॉइंट 1 क्या होता है, या लिबरेशन पॉइंट भी बोलते हैं उसको, इसका क्या मतलब है वो हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो एक हमने चीज़ देख ली, सन की स्टडी करेगा, दूसरी L1 पॉइंट के ऊपर जाएगा। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसकी अपनी ग्रेविटी होती है। ठीक है, आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार ग्रेविटी जो होती है ये मतलब स्पेस टाइम को झुकाता है नीचे की तरफ। मतलब स्पेस एक 4 डायमेंशनल चीज़ है। जैसे अगर चादर समझोगे आप, इस तरीके की चादर है, तो जितना भारी, जितना मास उसका ऑब्जेक्ट का है, उतना वो नीचे झुकाएगा इसको। ठीक है, अगर ये इसको नीचे झुकाता है, जैसे अगर ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट को नीचे झुका देता है, तो जो भी ऑब्जेक्ट इसके अराउंड होगा, ठीक है, ये 4 डायमेंशनल है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जो ऑब्जेक्ट इसके अराउंड होगा वो इसके चक्कर लगाने शुरू कर देगा। एक्चुअल में वो यहाँ ट्रैवल करना चाहता है, डायरेक्टली इस साइड को निकलना चाहता है, लेकिन वो इसकी ग्रेविटी की वजह से, इसने नीचे झुकाया हुआ इसको, इसकी वजह से इसके अराउंड घूमने लग जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी क्रिएट होती है। तो जब दो ऑब्जेक्ट हैं उनकी ग्रेविटी होती है, तो वो ग्रेविटी एक दूसरे ऑब्जेक्ट होंगे उनको अपनी तरफ खींचती है, इसके अपनी तरफ, इसके अपनी तरफ। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखोगे तो हो सकता है ये ऑब्जेक्ट उसको अपनी तरफ खींच ले, अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखोगे तो ये अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी ज़्यादा उसकी ग्रेविटी। तो अब मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में कोई ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे उन दोनों की ग्रेविटी के इफेक्ट जो होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, और वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे चुपचाप बिना किसी ग्रेविटी को फेस किए हुए रह सकता है। उन पॉइंट को बोलते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट। जैसे यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, ये अर्थ है, ये मून है, इन दोनों के बीच 5 ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पे इनकी जो ग्रेविटी होगी वो बैलेंस आउट हो जाएगी, और वहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो वो काफ़ी बैलेंस तरीके से वहाँ पे रहेगा, बिना, अगर आपने किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना है तो वो ग्रेविटेशन जो फोर्स होती है उसको बिना महसूस किए हुए वहाँ पे रह सकता है। तो 4 ऐसे पॉइंट होते हैं, 5 ऐसे पॉइंट होते हैं, सॉरी, जैसे अर्थ और मून के बीच में 5 ऐसे पॉइंट होंगे। एक हमारा L1 पॉइंट जो कि स्ट्रेट होगा दोनों के, एक L2 जो कि पीछे होगा, एक L4, एक L5 और एक L3। ठीक है, तो 3 पॉइंट अगर क्वेश्चन के अंदर आता है। लैग्रेंजियन पॉइंट कौन से होते हैं? जहाँ पे जो ग्रेविटी होती है दोनों ऑब्जेक्ट की वो बैलेंस आउट हो जाती है। नेक्स्ट थिंग, 3 जो हमारे पॉइंट हैं वो एक ही लाइन के अंदर हैं, एक ही एक्सिस के ऊपर हैं, L1, L2, L3, और L5 और
L4 ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं अदर जो हमारे पॉइंट्स हैं उनसे। ठीक है, तो ये हमारे लिए फ्रेलिंग के लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर मान लो आपने यूनिवर्स की स्टडी करनी है, जैसे आपने प्लैनेट वगैरह की स्टडी करनी है, तो आप यहाँ पे रखोगे L2 के ऊपर रखोगे अपनी जो आपकी ऑब्जर्वेटरी होगी, स्पेस क्राफ्ट होगा जिसमें टेलीस्कोप होगा, क्योंकि बाहर के जो ऑब्जेक्ट होंगे जैसे वो स्टडी कर पाएगा, यहाँ पे प्लैनेट है उनको स्टडी कर पाएगा, और सन भी उसका असर नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो अर्थ की जगह सन है, यहाँ पे अर्थ है, तो सन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पाएगा। लेकिन आपने सन की स्टडी करनी है तो आप L1 के ऊपर रखोगे ताकि वो अच्छे से स्टडी कर पाए। जैसे यहाँ पे ये हमारा सन है, सन और अर्थ के बीच में 5 लैग्रेंजियन पॉइंट हैं, L1 उसके सामने डायरेक्टली, यहाँ से हम अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पाएगा सन को। L2 उसके पीछे है, L3 सन के पीछे है, L5 L4 और L5 मोर स्टेबल हैं, क्वेश्चन में आ सकता है। और एटलीस्ट 3 पॉइंट हमारे एक एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, L3 L1 L2। ये हमने देख लिया। हमारा मिशन जा रहा है आदित्य L1 मिशन। और जो लैग्रेंजियन पॉइंट है, जैसे लैग्रेंजियन पॉइंट जो 1 देखा, वहाँ पे सिर्फ नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सिर्फ सैटेलाइट भेजी हुई हैं, तो इंडिया 3rd कंट्री है। इस फैक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया 4th कंट्री है, 1st कंट्री है, या इंडिया 5th कंट्री है, उस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और 400 kg की ये सैटेलाइट होगी। PSLV के एक्सटेंडेड वर्जन से लॉन्च होने की आशा है इसकी, हो सकता है बाद के अंदर किसी और वर्जन से चले जाए। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये क्या क्या करने वाला है हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टडी करेगा डायनामिक नेचर ऑफ वाटर कोरोना के बारे में। कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर स्टॉर्म किस तरीके से होते हैं उनकी स्टडी करेगा। कोरोनल मास इजेक्शन हमने देख लिया। और सन का क्या इफेक्ट होता है स्पेस वेदर के ऊपर, जैसे सन अपनी सोलर विंड क्रिएट करता है, इसका क्या इफेक्ट होता है आसपास के ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसका जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है अदर प्लैनेट का, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया हुआ अभी तक, बाकी हमने देख लिया है। डायनेमिक नेचर ऑफ वाटर कोरोना को डिस्कस करने के लिए बनाया गया है। तो सन का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का दिखता है आपको। सबसे इंटरनल होता है कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन मिलते हैं, और हमारे पास हीलियम की क्रिएशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 15 मिलियन केल्विन, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट लेयर आती है रेडिएटिव, फिर आती है कंडक्टिव जोन। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, यहाँ से जो एनर्जी है कोर से रिलीज हो रही है वो ऊपर की तरफ आ रही है। ठीक है, ये हमारे काम की नहीं है, इसको हम स्टडी नहीं करने वाले, लेकिन हम स्टडी करने वाले हैं अभी जो लेयर है हमारे पास फोटोस्फीयर। इसके ऊपर जो आपको ग्रीन कलर में दिख रही है वो फोटोस्फीयर है। ठीक है, सन के इंटरनल टेम्परेचर आपको 15 मिलियन केल्विन है, लेकिन जो ये फोटोस्फीयर है इसका राउंड अबाउट 6000 केल्विन तक टेम्परेचर है। होना ये चाहिए कि जैसे जैसे सन के कोर से बाहर आ रहे हैं, कोर के अंदर तो फ्यूज़न हो रहा है, वहाँ तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे कोर से हम बाहर आ रहे हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक टेम्परेचर इन्वर्जन का कंसेप्ट आता है, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज़ तो हो रहा है लेकिन फोटोस्फीयर तक ही टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है जब भी हम सन के इंटरनल कोर से बाहर की तरफ आते हैं। फोटोस्फीयर का टेम्परेचर हमारा 6000 केल्विन तक आता है। फिर उसके बाहर फोटोस्फीयर के बाहर आपको दिख रही होनी ब्लू कलर की लाइन, जिसको हम क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। क्रोमोस्फीयर का टेम्परेचर भी आप 7000 केल्विन तक मान सकते हो। लेकिन उसके बाहर जो लेयर आपको दिख रही है, ये जो आपको लेयर दिख रही है बाहर की तरफ, इसका टेम्परेचर जो है वो मिलियंस के अंदर है, लाखों के अंदर इसका टेम्परेचर आ रहा है। तो अब साइंटिस्ट को ये स्टडी करना है कि जब इसकी आउटर लेयर का टेम्परेचर फोटोस्फीयर क्रोमोस्फीयर का कम है, तो ये जो हमारी कोरोना लेयर है इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है। तो इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमारा मिशन जा रहा है आदित्य L1 मिशन। नेक्स्ट आता है, इससे पहले जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी थी उन्होंने भेजा था सोहो, सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो। तो ये सोहो सैटेलाइट गई थी ये काम करने के लिए, मतलब लगभग 20 साल पहले गई थी। एंड नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की थी ये, लेकिन उतना सफल नहीं रहा था ये मिशन। इसको भेजा तो गया था सन के ऊपर सैटेलाइट के तौर के ऊपर, लेकिन इसकी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं हो पा रही थी जो हमारी यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उनसे। तो इसको एडजस्ट करते वक्त इसका जो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट था स्टडी करने के लिए वो टूट गया था। तो ये जो हमारी हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी थी ये उतनी सक्सेसफुल नहीं रही थी, इसलिए अब इंडिया का जो ऑब्जर्वेटरी जा रही है आदित्य, उसके ऊपर दुनिया की काफ़ी निगाहें हैं कि वो इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्कर सोलर प्रोब। तो पार्कर सोलर प्रोब सन की स्टडी के लिए एक स्पेस क्राफ्ट जा रहा है। इसके बारे में आपने शायद पिछले कल इसको सेंड किया गया है। पहले इसको भेजा जाना था मई 2018 के अंदर, फिर इसकी डेट पोस्टपोन हुई क्योंकि नासा को इसके इक्विपमेंट के अंदर थोड़ी ख़राबी लग रही थी। ठीक है, तो उसकी वजह से उन्होंने इसको रिप्लेस किया
चेंजिंग की, इसकी टेस्ट किया फिर से, और फिर ये अगस्त के अंदर, अभी रिसेंट के अंदर पिछले कल इसको छोड़ा गया है सोलर पार्कर प्रो को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो नासा भेज रही है, ऊपर से सन की स्टडी के लिए सेम चीज़ें स्टडी करेगा। सोलर जो सन है उसके कोरोना के बारे में स्टडी करेगा, उसके कोरोना का सबसे, क्योंकि ये मतलब जो स्पेस क्राफ्ट है ये ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे नज़दीक जाएगा सन के, ठीक है, सबसे नज़दीक जाएगा। और एक और चीज़ के बारे में स्पेशल जो फैक्ट पूछा जा सकता है, एक तो यहाँ पे नोट कर लो कि सबसे नज़दीक जाएगा, नियरेस्ट, ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर नियरेस्ट जाएगा सबसे सन के। दूसरी बात कि इसकी स्पीड ह्यूमन ने जो चीज़ें बनाई हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा है आज तक के हिसाब से, ठीक है। ये लगभग 6 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। अर्थ की ग्रेविटी इसको खींचेगी अपनी तरफ, तो उसकी वजह से इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और ये इतनी स्पीड गेन कर लेगा जितनी ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट ने आज तक गेन नहीं की हुई है। दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है इसके, एक तो नासा ने भेजा हुआ है, ऊपर से सबसे फास्टेस्ट है और सबसे नज़दीक जाएगा सन के। और सन की जो आउटर लेयर है कोरोना, उसकी स्टडी करेगा, सोलर स्टॉर्म की स्टडी करेगा, कोरोनल मास इजेक्शन के लिए स्टडी करेगा, साइंटिस्ट को वार्निंग वगैरह, मतलब सन को अच्छे से समझने के लिए हमें हेल्प करेगा पार्कर सोलर प्रोब। तो हमने सन को कंप्लीट किया, सन की स्टडी को कंप्लीट किया, आदित्य मिशन को देखा, सोहो मिशन देखा, और हमने देखा पार्कर सोलर प्रोब, स्पेस की स्टडी के लिए भी और यूपीएससी के लिए भी। तो टेलीस्कोप के बारे में आप न्यूज़ सुनते ही रहते हो, रिसेंट के अंदर में भी और पहले भी काफ़ी ज़्यादा टेलीस्कोप ऊपर भेजे हुए हैं। तो टेलीस्कोप एक्चुअल में क्या होता है, सबसे पहली बात तो आपको अर्थ के बाहर देखना है, दूर दूर की चीज़ें देखनी है। दूर क्या हो सकता है, आपने सन को स्टडी करना है, उसके लिए आपको टेलीस्कोप लगेगा। अब आपने कैमरे से तो स्टडी नहीं कर सकते उसको, ठीक है, आपके अपने दूर की गैलेक्सीज देखनी है, जैसे अर्थ की तरह ही हमारे पास प्लैनेट होंगे दूर में, उनको देखना है आपने। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरह दूर दूर गैलेक्सियाँ आप ढूंढने की कोशिश करोगे। वो सब चीज़ें अगर आपने करनी है तो आपको कोई चीज़ चाहिए जिससे आप दूर की चीज़ों को देखोगे। तो किस चीज़ से देख सकते हैं हम, उसके लिए यूज़ होता है हमारे पास टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप बेसिकली कौन से मतलब क्या उसका वर्किंग प्रिंसिपल है, जिस तरीके से हमारी आँखों का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, हमारी आँखें होती हैं आइज़, ये किसी भी चीज़ को देखती हैं, क्योंकि जिस चीज़ को हमने देखना होता है, जैसे अगर हमने इस चीज़ को देखना है, इसके ऊपर लाइट पड़ेगी किसी सोर्स से, जैसे ये हमारा सन है, सन से इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, वो लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी आंखों में, तो हम उस चीज़ को देख पाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है हमारा किसी भी चीज़ को देखने का। और लाइट की स्पीड आपको पता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये जो जितनी स्पीड से आएगा, यहाँ से लाइट टकरा के यहाँ पे पहुँचेगी, ये हमें दिखेगा ये ऑब्जेक्ट। अगर लाइट का सोर्स खत्म हो जाए, ठीक है, ये सोर्स खत्म हो जाए तो ये सोर्स हमें नहीं दिखेगा, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल है, किसी चीज़ से लाइट, किसी चीज़ पे जब लाइट पड़ती है या उससे लाइट निकल रही है, वो जब आंखों के अंदर पड़ेगी तो हमें वो चीज़ विजिबल होगी। टेलीस्कोप के साथ में भी टेलीस्कोप है, ठीक है, ये ऑब्जर्व कर रहा है यूनिवर्स को अगर ये देख रहा है तो इसको देखने के लिए जो यूनिवर्स है, वहाँ के जो ऑब्जेक्ट होंगे उनके द्वारा जो लाइट एमिट होगी, ठीक है, जो रेडिएशंस निकलेंगी, वो सब जब इसके ऊपर पड़ेंगी टेलीस्कोप के ऊपर, तो ये उन चीज़ों को देख पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए टेलीस्कोप डिफरेंट पावर के टेलीस्कोप बनाए जाते हैं। तो टेलीस्कोप के डिफरेंट क्यों बनाए जाते हैं, कुछ आपने पढ़ा होगा, जैसे रेडियो वेव टेलीस्कोप, ठीक है। तो वो क्या डिटेक्ट कर रहा है, वो रेडियो वेव्स आ रही हैं उनको डिटेक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद वो पिक्चर डायरेक्टली नहीं बना देता उसकी, कि रेडियो वेव उसमें आई और उसके बाद वो पिक्चर बना देगा किसी चीज़ की। जो डाटा आता है वो काफ़ी ह्यूज डाटा होता है, उसको प्रोसेस किया जाता है लार्ज कंप्यूटर के साथ में, और उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन के जरिए इमेजिंग बनाई जाती है किसी पर्टिकुलर चीज़ की। तो वो होता है रेडियो टेलीस्कोप। उसके लिए बड़ी बड़ी छतरियाँ लगाई जाती हैं जिनके ऊपर रेडियो सिग्नल को कैच करने के लिए होता है, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे हम डिफरेंट जो टेलीस्कोप है हमारे लिए। कुछ नॉर्मल होते हैं जो विजिबल लाइट में कैप्चर करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास टेलीस्कोप होगा, उसके ऊपर लाइट पड़ेगी विजिबल, जो हम आंखों से देख पाते हैं, ठीक है, वो वाली पड़ेगी, वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। कुछ हमने बनाए होते हैं जो एक्स रेज को कैप्चर करते हैं, वो एक्स रे को कैप्चर करके उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे, ठीक है। कुछ हमारे यूवी को, इंफ्रारेड, इस तरीके का काम करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक आता है एस्ट्रोसैट, जो कि इंडिया ने भेजा हुआ है, जो है फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी का मतलब कोई स्पेस क्राफ्ट है, उसके अंदर टेलीस्कोप लगा हुआ है, ठीक है। तो मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी एक्सरे को कैप्चर कर सकती है, ऑप्टिकल को, यूवी स्पेक्ट्रल बैंड को, इन सब को ये कैप्चर कर सकती है। और इसका यूनिक फीचर ये है कि इन सब को ये साइमल्टेनियसली कैप्चर कर सकती है। और इसका लिफ्ट ऑफ मास था 1515 kg और PSLV से इसको भेजा गया था, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे, ये जो हमने पॉइंट देखे, मल्टी वेवलेंथ क्या होता है एंड जो भी इसके बारे में साइमल्टेनियस का क्या मतलब हुआ, इससे क्या फ़ायदा है, तो ये सब चीज़ें देखते हैं। पहले जो मैंने आपको पहले बताया उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इमेज है सन की, जैसे मैंने आपको बताया
कोई भी चीज़ होती है उसको तभी देख पाते हैं जब उससे आने वाली रेडिएशन, उससे आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव हैं उनको कैप्चर किया जाता है। तो ये हमारे पास 4 इमेजेस हैं और एक ही ऑब्जेक्ट की हैं। ऑब्जेक्ट का नाम है सन। तो सन अलग अलग चीज़ों के अलग अलग जो हमारे टेलीस्कोप होंगे उनमें अलग अलग दिखेगा। अगर आप ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो हम आंखों से देख पाते हैं विजिबल लाइट वाला, उसकी थ्रू आप देखोगे सन को तो ऐसा दिखेगा वाइट कलर का, इसकी लाइट की वजह से। लेकिन वही चीज़ आप इंफ्रारेड टेलीस्कोप से देखोगे, मतलब बोलने का मतलब एक सन है, वो सन ऑप्टिकल रेज भी छोड़ रहा है, वो इंफ्रारेड भी छोड़ रहा है, वो अल्ट्रावायलेट भी छोड़ रहा है एक ही टाइम पे, ठीक है, एक्सरे भी छोड़ रहा है वो। लेकिन आप जो चीज़ ऑब्जर्व करोगे आपकी उसकी शेप जो है वैसी ही दिखेगी। तो अगर सन को हम सिर्फ ऑप्टिकल में उसको मेज़र करेंगे, सिर्फ ऑप्टिकल जो रेज छोड़ रहा है उन्हीं को सिर्फ कैप्चर कर पाएंगे तो हमें सन ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर हम सिर्फ इंफ्रारेड कर पाए तो हम सन को लाल देख पाएंगे। अगर सिर्फ हम उससे निकली हुई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को देख पाएँ अपने टेलीस्कोप से तो हम उसका कलर कुछ इस तरीके का देखेंगे। अगर सिर्फ एक्सरे को हम कैप्चर करते हैं तो इस तरीके का इमेज देखेंगे। अब मानो कि हमारे पास 4 साइंटिस्ट हैं, एक हमारा इंडिया के अंदर है, ये इंडिया के अंदर है, ये हमारा यूएस के अंदर है, ये हमारा रशिया के अंदर है, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका के अंदर है। तो चारों साइंटिस्ट के पास में अलग अलग इक्विपमेंट हैं जो कि सन को स्टडी करते हैं। इंडिया वालों के पास में इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, मतलब ऐसा टेलीस्कोप है जो कि इंफ्रारेड जो सन से आती हैं उनको कैप्चर कर पाता है, ठीक है। ये जो इंफ्रारेड वगैरह ऑप्टिकल इन सब के बारे में आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उसके अंदर वेवलेंथ के आधार के ऊपर डिवाइड किया होता है रेस को। जैसे इंफ्रारेड होगी, यहाँ पे हमारे पास अल्ट्रावायलेट आ जाती हैं, एक्सरे आ जाती है, गामा रेज हमारे पास आती हैं, रेडियो वेव हमारे पास आ जाती हैं। तो ये सब वेव्स होती हैं, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, और ये विजिबल है हमारे पास सिर्फ इतनी सी रेंज जो हम देख पाते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑप्टिकल टेलीस्कोप से देखोगे दुनिया को तो सिर्फ आप इस रेंज के अंदर दुनिया देख पाओगे। लेकिन लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं यूनिवर्स के अंदर जो कि अलग अलग वेवलेंथ छोड़ते हैं। जैसे कुछ अल्ट्रावायलेट छोड़ेंगे, तो अगर आप सिर्फ विजिबल वाला टेलीस्कोप से उनको देखोगे तो वो आपको विजिबल ही नहीं होंगे, वो दिखेंगे नहीं आपको, या उनका कोई और रूप विजिबल होगा अगर वो विजिबल छोड़ रहे हैं। कुछ एक्सरे रिलीज करेंगे तो उनको सिर्फ आप एक्सरे टेलीस्कोप से कैप्चर कर पाओगे। कुछ रेडियो वेव के लिए होते हैं तो उनके लिए हम अलग अलग वेवलेंथ की जो हमारे टेलीस्कोप हैं उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनसे हमें इमेजेस मिलती हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट की, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ एक ही टाइप की रेडिएशन नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से सन के बारे में हमने डिस्कस किया। अगर हमारे पास एक साइंटिस्ट इंडिया के अंदर है, यूएसए के अंदर है, और रशिया के अंदर है, फिर साउथ अफ्रीका के अंदर है, उनके पास में अलग अलग इक्विपमेंट है। जैसे एक के पास इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, दूसरे के पास ऑप्टिकल है, रशिया वाले के पास अल्ट्रावायलेट है, और एक्सरे हमारे पास साउथ अफ्रीका वाले के पास है। तो ये चारों जो इमेज को देखेंगे, इनको अपनी अपनी इमेज देखेंगे, अपनी अपनी कंट्री में बोलेंगे। यूएसए वाले बोलेंगे कि सन वाइट दिखता है, तो यूएसए वाले मान लेंगे सन वाइट ही होता है। इंडिया वाले बोलेंगे सन रेड दिखता है। फिर हमारे पास जो रशिया वाले हैं वो बोलेंगे हमारे पास सन ब्लू दिखता है। तो ये अपने अपनी कंट्री के अंदर ये बोलेंगे। तो इसमें ट्रूथ कौन सा है कि सन कैसा दिखता है? अब चारों अपने हिसाब से सही बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपने सन को ऑब्जर्व करना है, इसकी प्रोसेसेस को ऑब्जर्व करना है। तो आपको सभी को कंबाइन करके अलग अलग वे में इंफ्रारेड वाले रीजन की प्रॉपर्टी को देखना पड़ेगा, ऑप्टिकल में प्रॉपर्टी को, अल्ट्रावायलेट, और ये सब प्रॉपर्टीज़ को देख के आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे एक अच्छी सी। तो हमारी जो यहाँ पे एस्ट्रोसेट ऑब्जर्वेटरी है, मतलब एस्ट्रोसेट एक टेलीस्कोप है, वो मल्टी वेवलेंथ का स्पेस क्राफ्ट है। मतलब कुछ टेलीस्कोप होते हैं, जैसे हमारे पास है जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो कि अभी शायद 2019 के अंदर जाएगा, उसको आगे देखेंगे। वो कैप्चर करता है इंफ्रारेड, ठीक है। इंफ्रारेड जो आती हैं रेज यूनिवर्स से, उनको कैप्चर करता है। तो वो विजिबल कैप्चर नहीं कर रहा है, उसको विजिबल वाली चीज़ें नहीं दिखेंगी, लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्ट इंफ्रारेड रिलीज करते हैं, या कुछ ऑब्जेक्ट यूवी रेज रिलीज करते हैं, और वो काफ़ी दूर, मतलब बिलियन ऑफ लाइट ईयर इतने दूर आके वो कन्वर्ट हो जाती हैं, उनकी वेवलेंथ वगैरह डिक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो उस तरीके से वो चेंज होते रहते हैं। उनको कैप्चर करने के लिए अलग अलग हमारे पास टेलीस्कोप यूज़ किए जाते हैं। तो जो एस्ट्रोसेट है ये क्या काम करता है? ये मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, मतलब मल्टी वेवलेंथ के अंदर स्पेस को ऑब्जर्व करता है। जैसे ये एक्सरे को भी, ऑप्टिकल को भी, यूवी को भी एक साथ ऑब्जर्व कर लेगा साइमल्टेनियस। तो इन सबको ये ऑब्जर्व कर सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सन की जो इमेज एस्ट्रोसेट हमारा बनाएगा, उसको ये भी पता होगा कि ऑप्टिकल में सन ऐसा दिखता है, अल्ट्रावायलेट में ऐसा दिखेगा, और यूवी के अंदर ऐसा दिखेगा। इसको पता है, तो ये तीनों की कंबाइन करके साइमल्टेनियसली इन सबको ऑब्जर्व करके एक इमेज बताएगा आपको, ठीक है। तो मतलब ये इन सब की इन्फॉर्मेशन को कोलैबोरेट कर रहा है। इसको बोलते हैं मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी। अगर आप एक वेवलेंथ के लिए भेजोगे कि आपने पर्टिकुलर भेजा, जैसे चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है,
हमारे पास चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है, वो एक्सरेज को कैप्चर करने के लिए बनाई हुई है। तो एक्सरे को कैप्चर करने के लिए टेलीस्कोप है। जेम्स वेब इंफ्रारेड के लिए। उसी तरीके से चंद्र जो हमारी एस्ट्रोसैट है ये एक्सरे भी कैप्चर कर लेती है, ऑप्टिकल भी कैप्चर कर लेती है और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड को भी कैप्चर कर लेती है और उन सबका अच्छे से इमेज बनाती है। ठीक है, तो 1515 kg की ये हमारे पास जा चुकी है एस्ट्रोसैट और ये PSLV से इसको भेजा गया था। और ये काम क्या करेगी? काम करेगी यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने का। अब यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने के लिए अगर आपको किसी भी टेलीस्कोप का फंक्शन आ जाए तो आप उसके अंदर बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो तो आप लिख ही सकते हो। ठीक है, एक तो कि मतलब जो हमारे दूर दूर गैलेक्सी हैं, ठीक है, गैलेक्सीज की डिस्कवरी या प्लेनेट की डिस्कवरी, वो सब चीज़ें आप लिख सकते हो। या हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हैं जो काफ़ी कॉमनली नोन हैं, जैसे हमारे पास है ब्लैक होल, आप बोल सकते हो ब्लैक होल की स्टडी करेगी, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देगी, न्यूट्रॉन स्टार के बारे में स्टडी करेगी या चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देगी। तो ये सब चीज़ें मतलब ये काफ़ी बड़ा एरिना होता है उनका, जिन चीज़ों को ये खोज करने के लिए इनको ऊपर भेजा जाता है। तो जो हमारी एस्ट्रोसैट है उसके लिए जो पर्पज़ मेनली बताए गए हैं वो है कि उसने हाई एनर्जी प्रोसेसेस इन बाइनरी स्टार, मतलब बाइनरी स्टार को, सिस्टम को स्टडी करना है, न्यूट्रॉन स्टार को स्टडी करना है, ब्लैक होल को स्टडी करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है न्यूट्रॉन स्टार की वो स्टडी करनी है, स्टार बर्थ का रीज़न कौन सा होता है वो स्टडी करना है, और इसने डिटेक्ट न्यू ब्रीफली ब्राइट एक्सरे के सोर्स कौन कौन से होते हैं, कौन से रिलीज होती है वो चेक करना है, या यूवी रेडिएशन के अंदर हमारे यूनिवर्स को स्कैन करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इन सब का एक सार है जो बता सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, उसका मतलब है इसने यूनिवर्स को ऑब्जर्व करना है। यूनिवर्स के अंदर जो प्रोसेसेस हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता उनके बारे में पता करना है। तो टेलीस्कोप से बेसिकली कभी आपने सुना होगा कि हमने जैसे 1 करोड़ साल पहले, 1 करोड़ लाइट ईयर पहले की गैलेक्सी ढूंढ ली, या मतलब जैसे किसी भी आप बोलोगे कि मतलब जैसे बिग बैंग हुई, यहाँ पे बिग बैंग हुई 10 साल पहले, तो आपको न्यूज़ के अंदर आएगा कि हमने 6 साल, बिग बैंग के 6 साल बाद जो गैलेक्सी बन रही है, ठीक है, या बनी थी उस टाइम, वो हमने ढूंढ ली, या मतलब उसको बनते हुए देखा, उन चीज़ों को मतलब ढूंढा कि 6 साल पहले हम कैसी दुनिया थी, वहाँ से इन चीज़ों को ऑब्जर्व करके, मतलब यहाँ पे बिग बैंग 10 साल पहले, 6 साल उसके बाद गैलेक्सी बनी, ठीक है, 10 के बाद 9, 8, 7, 6, यहाँ पे एक गैलेक्सी बनती है, हमने उसको ढूंढ लिया। उसके बाद हमने 5 वाली गैलेक्सी को ढूंढा, 4 साल पुरानी गैलेक्सी को ढूंढा, 3 साल पुरानी गैलेक्सी को ढूंढा, फिर 2 साल पुरानी, फिर 1 साल, ठीक है। इस तरीके से हम क्या पता कर रहे हैं, इवोल्यूशन कैसे हुआ बिग बैंग के बाद। तो ये पता कैसे करते हैं कि बिग बैंग जैसे अभी हुआ, मान लो 10 के बाद हुआ, तो 6 के टाइम ये बनी थी, हमें कैसे पता, वो तो बन चुकी है, अगर वो इसके बाद बनी हुई है, अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट हैं 1 साल के ऊपर, तो ये तो हमसे 5 साल पहले बन चुकी है, हमें कैसे पता। तो बेसिक प्रोसेस होती है, ये हमारे पास सन है, इसकी लाइट पड़ रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये हमारी आँख है। सन की जो ऑप्टिकल हमारी लाइट है वो ट्रैवल करती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। तो इसके यहाँ पे पढ़ने और यहाँ तक पहुँचने के अंदर मतलब आप टाइम के बीच में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे। तो ये हमें मतलब रियल टाइम के अंदर दिखेगा हमें। लेकिन वही बात करेंगे, मान लो ये एनर्जी का सोर्स है, या जो ऑब्जेक्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एनर्जी है खुद ही। तो मानो वो यहाँ पे है, हम यहाँ पे हैं, यहाँ से लाइट इसके ऊपर पड़ी और यहाँ से लाइट जा रही है, उसकी स्पीड है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, लेकिन ये हमसे बिलियंस ऑफ लाइट ईयर होता है डिस्टेंस का यूनिट। लाइट एक ईयर के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं लाइट ईयर। तो ये जो गैलेक्सी है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसको हमारी टेलीस्कोप की आंख तक पहुंचने के लिए उसकी जो लाइट है उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये बिलियन ऑफ लाइट ईयर दूर है, ठीक है। लाइट ईयर 1 साल के अंदर लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको लाइट ईयर बोलते हैं। तो ये बिलियन ऑफ लाइट ईयर दूर है हमसे, तो इसकी लाइट को यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसका बोलने का मतलब है अगर यहाँ से लाइट चली थी, जैसे यहाँ पे मान लो 1990 है, यहाँ से लाइट चली यहाँ के लिए, और लाइट को पहुँचने में 10 साल लग जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी दूर है। तो हम क्या देख रहे होंगे यहाँ पे जो टेलीस्कोप देख रहा है, ये 10 साल पुरानी इमेज देख रहा है इसके अंदर प्रेजेंट में क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन ये इसकी 10 साल पुरानी इमेज देख रहा है, मतलब हम एक्चुअली इसका पास देख रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें आइंस्टाइन ने बोला था कि जो टाइम मशीन है उसको बनाया जा सकता है, वो भी इसी कंसेप्ट की बात कर रहे थे कि हमने लाइट से भी फास्ट चलना है ताकि हम उसको भी पीछे छोड़ के टाइम में आगे जा सकें, ठीक है। तो वो सब चीज़ें उन्होंने बोली थी। तो ये कंसेप्ट है, इसके द्वारा हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी हिस्ट्री को, पुरानी गैलेक्सी को ढूंढ के यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ था, वो सब चीज़ें इसके बारे में पता करते हैं। तो यहाँ पे टर्म आती है, अंडरस्टैंड करना है बाइनरी स्टार सिस्टम को, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, एक्सरे के नए नए ऑब्जेक्ट और अल्ट्रावायलेट। तो ये तो काफ़ी नॉर्मल से हैं। स्टार के बर्थ का रीज़न पता करना है।
इसके अंदर बाइनरी स्टार आ रहा है टर्म, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल और मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रॉन स्टार की। इसके बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है, वो सब चीज़ें हम देख लेते हैं क्या होता है। तो स्टार जो होते हैं हमारे मोस्टली बाइनरी के तौर के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। भले ही हमें एक स्टार दिखता हो यूनिवर्स के अंदर, लेकिन वो उनके साथ में एक और जोड़ीदार भी होता है उनका, और वो एक दूसरे के नज़दीक में रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, कुछ में तो डिफ्रेंशिएट करना ही मुश्किल है, वो काफ़ी नज़दीक होते हैं, उनके बारे में पता नहीं चलता, तो वो साथ साथ में घूमते रहते हैं। ठीक है, और जब काफ़ी टाइम के बाद में वो साथ साथ घूमने के बाद में अपनी ग्रेविटी के कारण एक दूसरे के करीब आते हैं और फास्ट घूमना शुरू करते हैं, और हो सकता है कि वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाएं। ठीक है, तो कोलाइड भी कर सकते हैं, वो न्यू ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये होता है बाइनरी स्टार सिस्टम। तो इसको स्टडी करना था हमने डिटेल से, उसके लिए हमारे पास है एस्ट्रोसैट ऑब्जर्वेटरी। फिर न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल, मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रॉन स्टार की क्या होती है, वो सब चीज़ें हमने देखनी है। तो उसके लिए देखते हैं सबसे पहले कोई स्टार होता है वो मरता कैसे है। मतलब स्टार बेसिकली स्टार वो होता है जो चमकता है। ठीक है, और चमकने के लिए काफ़ी बड़ा मास चाहिए, स्टार को काफ़ी बड़ा होना चाहिए। जैसे अर्थ छोटी है तो अर्थ चमक नहीं सकती, सन अर्थ से काफ़ी बड़ा है तो वो चमक सकती है। तो अगर कोई स्टार सन की तरह है, मतलब हमारा सन है, सन भी हमारा लगभग 5-6 बिलियन ईयर के बाद में मर जाएगा, तो सन भी हमारा एक स्टार है। जब ये मरेगा, ठीक है, मरेगा तो क्या करेगा, ये ब्लास्ट होगा। इसका ब्लास्ट को क्या बोलते हैं, स्टार ने जब मरना है तो वो ब्लास्ट करेगा लास्ट में। उसकी ग्रेविटी जो होगी वो होल्ड नहीं कर पाएगी उसको, वैसे ग्रेविटी ने उसको पकड़ के रखा हुआ है अंदर की तरफ, लेकिन जब वो मरने लगेगा उसमें फ्यूल कम हो जाएगा, आउट ऑफ फ्यूल चला जाएगा, तो वो ब्रस्ट हो जाएगा, फटेगा वो जोर से। ठीक है, पहले तो वो इस तरीके से होगा, वो थोड़ा साइज इंक्रीज करना शुरू कर देगा। जैसे मैंने आपको सन के बारे में बताया था, सन भी पहले छोटा होगा, जब ये मरने की स्टेज में आएगा तो ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा, और ये धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाएगा, रेड जाइंट बन जाएगा कि अर्थ तक ये पहुंच जाएगा, मतलब अर्थ को भी खा जाएगा ये। ठीक है, अपनी गर्मी के कारण अपना साइज इतना इंक्रीज कर लेगा ये कि अर्थ तक ये साइज के कारण ही पहुंच जाएगा और खत्म कर देगा अर्थ को। और जब इसका टाइम खत्म ही हो जाएगा तो ये धमाका होगा इसके अंदर, इस तरीके का ब्लास्ट होगा इसके अंदर, और जो इसका इनर कोर होगा वो अपने अंदर ही धंस जाएगा ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से। बाहर वाली धूल जो होगी, इसकी डस्ट होगी, कॉस्मिक डस्ट, वो उड़ जाएगी, लेकिन अंदर वाला जो इसका सिस्टम बच गया उसके अंदर तो हीट होगी अभी भी, वो चमकता रहेगा कुछ करोड़ों सालों तक। उसको बोलेंगे वाइट ड्वार्फ। तो ये वाइट ड्वार्फ, इसकी लाइट कम होगी सन से, लेकिन ये भी चमकता रहेगा काफ़ी समय तक। तो साइंटिस्ट जो कहते हैं कि हमें लाइफ की डिस्कवरी करनी है, वाइट ड्वार्फ के अराउंड भी कर सकते हैं हम। अगर हमारा सन खत्म हो जाता है तो वाइट ड्वार्फ को देखते रहते हैं साइंटिस्ट कि कोई सन की तरह और स्टार है वो मर चुका है, उसके बाद जो वाइट ड्वार्फ है उसके आसपास अगर ज़िंदगी मिल सके तो वहाँ पे भी अगर प्लेनेट कोई एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन के लिए हम आगे अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर सन का जो मतलब जो स्टार है उसका मास सन से काफ़ी बड़ा है, जैसे 4 से 8 गुना है, काफ़ी बड़ा है मतलब सन से मास, तो जब वो मरेगा, जब उसका ऐसा ब्लास्ट होगा, इस तरीके का उसका ब्लास्ट होगा, तो वो बनाएगा न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, यहाँ पे वो बना रहा था वाइट ड्वार्फ, ये बनाएगा न्यूट्रॉन स्टार। मतलब इसकी ग्रेविटी के कारण ये भी अंदर इतना धंस गया है, अब इसमें इनफाइनाइट काफ़ी ज़्यादा मतलब मास हो गया है इसका न्यूट्रॉन स्टार का। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी है इसके अंदर में। अगर स्टार थोड़ा सा और बड़ा हुआ, अगर वो जैसे सन है, सन से 4-8 गुना या इससे भी ज़्यादा बड़ा हुआ वो, तो जब वो मरेगा, क्योंकि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उसमें उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशन होती है। ठीक है, तो वो उतना ज़्यादा अपने को अंदर खींचेगा, सिकुड़ेगा, मतलब किसी भी चीज़ को अपने अंदर समाएगा। तो जो हमारा स्टार है अगर वो काफ़ी बड़ा है, जब वो मरेगा तो ब्लैक होल बनाएगा। ब्लैक होल का कंसेप्ट अगर आपको पता हो, इसका मतलब है ब्लैक होल का कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रेविटेशन की एनर्जी है, जिसके कारण ये किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर जाने नहीं देता अपने से। ठीक है, तो अगर स्टार बड़ा है तो उसकी ग्रेविटी भी ज़्यादा है, जब वो ब्लास्ट होकर खत्म होगा तो वो बनाएगा ब्लैक होल। तो 3 आपको कंसेप्ट मैंने बता दिए। वाइट ड्वार्फ क्या आता है, जब छोटा स्टार मरता है सन की तरह तो वाइट ड्वार्फ बनता है, जब बड़ा स्टार उससे थोड़ा सा बड़ा मरता है तो उसको बनाते हैं न्यूट्रॉन स्टार, जब उससे भी बड़ा स्टार मरता है तो वो बनाता है ब्लैक होल। और ब्लैक होल के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रेविटी होती है, ये किसी भी चीज़ को अपने अंदर खींच लेता है और उसको बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, ये प्रकाश को भी, उसकी भी गति को मोड़ देता है, प्रकाश को भी खत्म कर देता है। मतलब ब्लैक होल के पास में टाइम का कंसेप्ट भी मतलब खत्म हो जाता है। फिर आते हैं हमारे पास न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, इसने अपनी ग्रेविटी के कारण अपने अंदर सब कुछ डाल लिया, मतलब छोटा सा बन गया है अब ये, इसने ब्लास्ट हुआ इसका, अब ये बना है न्यूट्रॉन स्टार। इसकी मैग्नेटिक फील्ड है आसपास, और ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड को रिलीज भी कर रहा है अपने पोल से। ठीक है, स्पिन कर रहा है काफ़ी फास्ट, ये इसकी प्रॉपर्टी है न्यूट्रॉन स्टार की, स्पिन करता है काफ़ी फास्ट, मैग्नेटिक फील्ड है इसके पास में, और ये एनर्जी छोड़ता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपने पोल से, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार। और इसका मास जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब इसके मास का अगर आप एक चम्मच ले लोगे तो वो भी एक पहाड़ के आप मास के बराबर आप उसको मान सकते हो, क्योंकि इसका मास मतलब ग्रेविटी की वजह से काफ़ी अंदर तक धंस गया होता है, उसकी वजह से इसका छोटा सा आप चम्मच भी लोगे तो वो भी पहाड़ों के जितना होगा, उतना ज़्यादा भारी होगा वो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार।
अब न्यूट्रॉन स्टार कैसे बना, हमने देख लिया कि सन से अगर बड़ा स्टार है, 4 से 8 गुना स्टार है, वो जब मरेगा तो वो न्यूट्रॉन स्टार हमारा बना देगा। और न्यूट्रॉन स्टार की प्रॉपर्टी क्या है, ये जो होते हैं यूनिवर्स के अंदर, इनके मैग्नेटिक फील्ड होते हैं और ये फास्ट स्पिन करते हैं, काफ़ी फास्ट स्पिन करते हैं और अपनी जो पोल्स होते हैं वहाँ से रेडिएशन छोड़ते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है पल्सार। तो न्यूट्रॉन स्टार की मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। एस्ट्रोसैट क्या कर रही है, न्यूट्रॉन स्टार की मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए भेजा हुआ है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है एक, और ये काफ़ी फास्ट स्पिन कर रहा है और अपने पोल से एनर्जी को छोड़ रहा है, बीम ऑफ रेडिएशन। तो हमें ऐसे विजिबल नहीं होता न्यूट्रॉन स्टार, हमें नहीं दिखता, लेकिन जब ये अर्थ की तरफ इन रेडिएशन को करेगा, मतलब ये घूमते घूमते जब ये अर्थ की तरफ इसका पोल आएगा तो अर्थ की तरफ रेडिएशन छोड़ेगा, उनको टेलीस्कोप कैप्चर करेगा और पता करेगा कि हाँ ये न्यूट्रॉन स्टार है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरीके से इसकी बीम से हम इसको पहचानते हैं न्यूट्रॉन स्टार को। तो हमारे पास एस्ट्रोसैट की जो फंक्शन थे वो खत्म हो चुके हैं। पल्सर, पल्सर क्या होता है, जब न्यूट्रॉन स्टार ही अपने जो पोल्स हैं वहाँ से रेडिएशन छोड़ रहा है, उसी को पल्सर बोलते हैं। ठीक है, तो जो अगर सैटेलाइट कोई भेजता है कि हमने पल्सर को स्टडी करना है, तो उसका मतलब है न्यूट्रॉन स्टार जो कि अपने पोल से बीम ऑफ रेडिएशन छोड़ रहा है, उसी को बोलेंगे पल्सार्स। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। अभी जो टेलीस्कोप के बारे में देखा, टेलीस्कोप में हमने बेसिकली आज देखा सिर्फ एस्ट्रोसैट जो इंडिया ने भेजा हुआ है। आगे हमें देखने पड़ेंगे हब्बल टेलीस्कोप, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब उसी ने हमें बताया हुआ है यूनिवर्स के बारे में, जो भी हम आज को जानते हैं काफ़ी, मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ें उसी के द्वारा बताई गई हैं। और उसको रिप्लेस करने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप भेजने की बात हो रही है, उसको भेजा जाएगा। तो जेम्स वेब के बारे में देखेंगे। और इंडिया ने भी छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं, सन को स्टडी करने के लिए टेलीस्कोप है छोटे हमारे, कोई रेडियो वेव को स्टडी करने के लिए है, तो वो सब चीज़ें हमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो ऐसे वो सब चीज़ें देखी थी। दो टाइप के हमारे पास टेलीस्कोप होते हैं, एक हमारे लैंड के ऊपर होते हैं और एक स्पेस के अंदर होते हैं। तो दोनों की अपनी अपनी अलग अलग एडवांटेज होती हैं। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे लैंड पे स्पेस में क्यों भेजे जाते हैं, लैंड के ऊपर क्यों जो है हमारे टेलीस्कोप रखे नहीं जाते, मतलब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या मतलब आपने अगर यूनिवर्स की हिस्ट्री के बारे में पता करना है तो उन जो टेलीस्कोप है उनको ऊपर रखा जाता है अर्थ से। ठीक है, तो वो सब रीज़न आगे देखेंगे क्यों रखा जाता है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको आप कह सकते हो स्पेस हिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी टेलीस्कोप को कहा जा सकता है तो वो है हब्बल स्पेस टेलीस्कोप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको 1990 के अंदर भेजा गया था। मतलब यूनिवर्स की जो पिक्चर आज हम देखते हैं उसमें हब्बल टेलीस्कोप का सबसे ज़्यादा आप योगदान मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स को आप ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते डायरेक्टली आंखों से, तो आपको टेलीस्कोप की ज़रूरत होती है। तो हब्बल टेलीस्कोप को 1990 के अंदर छोड़ा गया था और ये 500 किलोमीटर ऊपर था अर्थ और 500 किलोमीटर ऊपर इसके ऑर्बिट कर रहा था। तो इसने काफ़ी अच्छी हमें यूनिवर्स की पिक्चर दी, हमें गैलेक्सीज़ के बारे में बताया और हमारा जो व्यू था यूनिवर्स के बारे में, हम मानते थे, उससे पहले साइंटिस्ट वगैरह मानते थे जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन वगैरह, वो साइंटिस्ट मानते थे कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक स्टेबल काइंड का सिस्टम है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते, स्टार यहाँ पे हैं तो यहीं पे रहेंगे। ठीक है, ये तो पता था पहले कि स्टार होते हैं यूनिवर्स के अंदर, तो जो स्टार होते हैं वो एक ही जगह पे रहते हैं, मतलब यूनिवर्स में कोई हलचल नहीं होती, ये काफ़ी शांत किस्म का एनवायरनमेंट होता है यूनिवर्स में। लेकिन हब्बल ने, मतलब जो भी हम आज जानते हैं वो सब हमें हब्बल की देन है। तो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था 1973 के अंदर और उस टाइम स्पेस के अंदर टेलीस्कोप सबसे पहले भेजा गया था इसको। तो इसको काफ़ी मतलब अच्छा प्रोग्राम मान रहे थे और इसमें काफ़ी मुश्किलें भी आई जब इसको अप्रूव करवाना था यूएस की कांग्रेस से, तो लेकिन इसको अप्रूव करवा दिया गया। उसके बाद इसकी जो वर्क था इसको काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया और 1990 के अंदर इसको छोड़ दिया गया ऊपर 500 किलोमीटर के अंदर। ठीक है, 500 किलोमीटर अर्थ के ऊपर इसको लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ दिया गया। और इसका जो मेन मिरर था, मिरर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, मेन मिरर इसका ख़राब निकला, मतलब उसको बनाया गया था, उसकी पॉलिशिंग के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम निकली इसकी। तो इतना खर्चा इसके ऊपर किया गया था, जैसे 10-12 हज़ार करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्चा गया था। और उसके बाद जब इसको ऊपर छोड़ा गया 500 किलोमीटर के ऊपर, तो उसके बाद अमेरिका की काफ़ी बेइज्जती भी हुई कि आपने टेलीस्कोप ऊपर फेंका हुआ और वो चल नहीं रहा है, मतलब एक तरीके से स्पेस में उड़ने वाला कचरा, स्पेस के अंदर कचरा उड़ रहा है। तो इसी को ठीक करने के लिए फिर इसके अंदर ऊपर हमारे एस्ट्रोनॉट गए, उन्होंने, साइंटिस्ट ने ठीक किया इसको रोबोटिक्स के द्वारा और आज तक इसमें 5 बार इसको ऊपर जाके स्पेस में जाके रिपेयर किया जा चुका है। ठीक है, इसको रिपेयर किया जा सकता है, मतलब ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर। तो हब्बल वर्क करता है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ को कैप्चर करने के लिए कोई भी टेलीस्कोप बनाया जाता है। तो हब्बल हमारा कैप्चर कर रहा है नियर अल्ट्रावायलेट, विजिबल, नियर इंफ्रारेड। ठीक है, ये सब जो हमारा हब्बल है वो कैप्चर कर रहा है। एस्ट्रोसैट भी हमारा कैप्चर कर रहा था
हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था, यूवी रेडिएशन उसमें विजिबल थी और एक्स रे भी थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कैप्चर कर रही थी एस्ट्रोसैट। तो ये भी 3 तरह की रेस कैप्चर कर रहा है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और नियर इंफ्रारेड कर रहा, मतलब 1990 के अंदर छोड़ा गया था, अभी भी ये वर्क कर रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे इसकी एफिशिएंसी कम होती जा रही है और इसको अब इसकी जगह एक और टेलीस्कोप को भेजा जा रहा है, मतलब इसकी जगह तो नहीं लेकिन फिर भी मतलब उसको सक्सेसर माना जा रहा है इस टेलीस्कोप का। तो जो हबल है इस तरीके का दिखेगा, नीचे हमारी अर्थ होगी, 5 किलोमीटर ऊपर ये उड़ रहा था आसमान के अंदर। फिर हबल ने हमें यूनिवर्स के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई, जैसे इसने बताया कि और भी गैलेक्सीज हैं। पहले हम जो टेलीस्कोप थे उनके द्वारा जो चीज़ें देखते थे उससे हमें पता चलता था कि कोई और दूर स्टार है, जैसे यहाँ पे अर्थ से देखते थे कोई और स्टार लगता था जहाँ पे चमके हुए ऑब्जेक्ट हमें दिखते थे। लेकिन इसके द्वारा हमें पता चला कि जो हमें स्टार दिख रहे हैं वो काफ़ी दूर हैं, हमसे काफ़ी दूर हैं और वो हमारी तरह ही गैलेक्सी हैं, मतलब यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हैं, हमारी तरह कई गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स के अंदर। तो इसने हमारा यूनिवर्स के लिए जो व्यू था उसको ब्रॉडन करने में हेल्प की। इसने बताया कि और यूनिवर्स जो है कितना ओल्ड हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर कि जब आप लाइट को कैप्चर करते हो, अगर आप 100 बिलियन लाइट ईयर दूर कोई चीज़ है, यहाँ पे आपका टेलीस्कोप है, अगर आप इसको कैप्चर कर रहे हो तो ये कितना दूर है, 100 बिलियन लाइट ईयर, मतलब इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए 100 बिलियन लाइट ईयर लगेंगे। एक लाइट ईयर के मतलब एक ईयर के अंदर जितना लाइट डिस्टेंस कवर करती है उसको बोलते हैं एक लाइट ईयर। तो जब इतने दूर डिस्टेंस से यहाँ पे पहुँचेगा तो हम जो व्यू देख रहे होंगे वो 100 बिलियन साल पहले का होगा, ठीक है। यहाँ तक लाइट पहुँचेगी वो 100 बिलियन साल पहले का होगा। इसका मतलब आप ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर अर्थ के ऊपर की लाइट, मतलब अर्थ के समय जो लाइट पड़ी थी जब यहाँ पे डायनासोर थे, अगर उसी को आप यूनिवर्स में जाके कैप्चर कर पाते हो तो आप अर्थ का वही टाइम, मतलब 200 मिलियन ईयर बैक का अर्थ का टाइम देख रहे होंगे जिसमें आपको डायनासोर दिख जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ इसी से हमने रिकंस्ट्रक्ट किया यूनिवर्स की ओल्डर कंडीशन को, ओल्डर जो गैलेक्सीज थी उनको फाइंड आउट करके यूनिवर्स की एज के बारे में पता किया, ब्लैक होल के बारे में जानकारी मिली, सुपरनोवा कैसा होता है, ठीक है, स्टार जब ब्लास्ट होता है बुढ़ा होके उसके बारे में पता चला, मतलब काफ़ी नॉलेज मिली हमें हब्बल से। लेकिन कुछ क्वेश्चन, मतलब हब्बल इतना पावरफुल नहीं है, कुछ क्वेश्चन जो अनसॉल्व रह गए कि यूनिवर्स बिगिनिंग के अंदर कैसा दिखता था, क्योंकि हब्बल में इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतना पावरफुल नहीं है। अगर कहीं पे जैसे डस्ट है, ठीक है, नेबुला डस्ट है, तो उसको पेनिट्रेट करके ये आसपास उसके आर पार नहीं देख पाता, तो उसकी वजह से भी, और ये काफ़ी दूर का, मतलब इसका जो मिरर का साइज़ है वो छोटा है, काफ़ी अपर्चर छोटा है, उसकी वजह से उतने ज़्यादा, मतलब बैक का ये डाटा उतनी ज़्यादा दूर की लाइट को कैप्चर नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसलिए ये यूनिवर्स की बिगिनिंग के अंदर कैसा दिखता था वो हमें अच्छे से बता नहीं पाया। और डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इनके बारे में आगे देखेंगे, तो इनके बारे में भी ये हमें ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाया। तो इसके लिए अब हम छोड़ेंगे 2019 के अंदर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, और इसको छोड़ा जा रहा है नासा के द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी। तो 3 एजेंसी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। जो हमारा हब्बल टेलीस्कोप है उसको नासा के द्वारा भेजा गया था। तो ये भी स्पेस टेलीस्कोप है। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, ये कर रहा है ऑब्जर्व नियर इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड को मेनली ये इसी को कैटर करने वाला है। जो हमारा हब्बल था वो कर रहा था यूवी को, ऑप्टिकल को और इंफ्रारेड को। ये सिर्फ इंफ्रारेड को कर रहा है और ये काफ़ी पावरफुल है, इससे ज़्यादा पावरफुल है ये। और इसको छोड़ा जा रहा है लैग्रेंजियन पॉइंट 2 के ऊपर। लैग्रेंजियन पॉइंट 2 का हमने कंसेप्ट देखा था। इस तरीके से लैग्रेंजियन पॉइंट होते हैं जहाँ पे ग्रेविटी बैलेंस आउट कर जाती है 2 ऑब्जेक्ट की। तो किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में 5 लैग्रेंजियन पॉइंट होते हैं। जैसे अर्थ है, L1 के ऊपर हमने आदित्य मिशन छोड़ा हुआ है, और हमने अगर यूनिवर्स को ऑब्जर्व करना है, अगर आप सन की साइड इसको छोड़ोगे तो आप कैसे यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर पाओगे, ठीक है। तो आप इसको अपोजिट साइड में छोड़ोगे जहाँ पे डार्कनेस है, अर्थ के अपोजिट साइड के अंदर छोड़ोगे इसको, ताकि यूनिवर्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाइए। तो ये L2 पॉइंट के ऊपर है। जो हमारा हब्बल था वो तो 500 किलोमीटर ऊपर था अर्थ से, लेकिन ये हमारे L2 पॉइंट के ऊपर 1.5 मिलियन इतने किलोमीटर दूर होगा, ठीक है। तो ये पता करेगा यूनिवर्स के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ अर्ली गैलेक्सीज के बारे में। तो एग्ज़ाम के लिहाज से सिर्फ आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कौन इसको भेज रहा है, कौन से रीज़न में ये इंफ्रारेड के लिए, मतलब कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीज़न के लिए ये नोट करेगा, लाइट को कैप्चर करेगा। और नेक्स्ट आता है कि लैग्रेंजियन पॉइंट 2 के अंदर इसको छोड़ा जा रहा है। तो जो मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी अगर मान लो 100 ईयर बैक की वहाँ से लाइट आ रही है, लाइट को यहाँ पहुँचने के लिए अगर 100 ईयर लग जाते हैं, तो अगर आप वो लाइट कैप्चर करते हो 100 साल पहले वाली अगर यहाँ पे, तो आप 100 ईयर वाला बैक वाला यहाँ पे उसका व्यू देख रहे होने, यहाँ पे 100 ईयर बाद का चला होना, लेकिन आप पास्ट देख रहे होने उसका। तो इस तरीके से बैक देखा जाता है टेलीस्कोप के द्वारा, और वो अलग अलग जो गैलेक्सीज होती हैं, जो पुरानी गैलेक्सीज होती हैं, उनके प्रकाश को जो
अभी भी ये यूनिवर्स के अंदर ट्रैवल कर रहा है उनको कैप्चर करके पता करता है यूनिवर्स की हिस्ट्री के बारे में। तो जो भी हमारे टेलीस्कोप हैं, जैसे ये हमारे पास जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ये मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पे छोड़ा जाएगा 1.5 मिलियन, इतने दूर भेजा जाएगा, और ये इंफ्रारेड को कैप्चर करेगा मेनली। तो इंफ्रारेड को कैप्चर करना है तो इसको काफ़ी कूल रहना पड़ेगा टेलीस्कोप को, तभी इतने दूर छोड़ा जा रहा है इसको, अर्थ से भी दूर। और इसमें सन की शील्ड भी लगी हुई है, सन से लाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इंफ्रारेड जो है मतलब जो गर्म ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी इंफ्रारेड भेजते हैं। तो अगर ये हमारा जो टेलीस्कोप है यही अगर गर्म होगा तो ये भी खुद इंफ्रारेड छोड़ेगा, और जिसकी वजह से इसके अंदर कुछ भी दिखेगा नहीं हमें। तो ये काफ़ी कूल सा टेलीस्कोप है हमारा, इसके ऊपर सन शील्ड लगी हुई है, और ये मतलब इसका जो मिरर का साइज़ है वो लगभग 3x है हमारे हबल टेलीस्कोप से, मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और ये सिर्फ इंफ्रारेड को कैप्चर कर रहा है, तो मतलब फिर तो ये और ज़्यादा पावरफुल हो गया, क्योंकि ये स्पेसिफिक बना हुआ है किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए। फिर हमारे पास जो टेलीस्कोप है उनको स्पेस के अंदर छोड़ा जाता है, कुछ को लैंड के ऊपर बनाया जाता है। तो क्यों किया जाता है ऐसा? जो हमारी लैंड है वहाँ पे लाइट पॉल्यूशन होता है, मतलब लाइट बहुत ज़्यादा होती है। अगर लाइट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से अब टेलीस्कोप के ऊपर से जो लाइट आ रही है उसको कैप्चर करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से टेलीस्कोप को स्पेस के अंदर छोड़ा जाए तो लाइट की ये इशू नहीं होता, लाइट पॉल्यूशन का इशू नहीं होता। इसीलिए जो लैंड बेस्ड टेलीस्कोप होते हैं उनको काफ़ी दूर बनाया जाता है, जहाँ पे मतलब ह्यूमन हैबिटेशन ना हो, और काफ़ी हाइट के ऊपर बनाया जाता है ताकि लाइट पॉल्यूशन की प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट आता है कि एटमॉस्फेयर जो होता है वो रिफ्रैक्शन कॉज होता है उसकी वजह से। जैसे हमें स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं? रिफ्रैक्शन की वजह से हमें उनकी अलग अलग प्लेसेस के ऊपर इमेज दिखती है और वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसी रिफ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए स्पेस के अंदर उसको टेलीस्कोप को रखा जाएगा। और नेक्स्ट आता है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो मोस्ट ऑफ द जो हमारी इंफ्रारेड और यूवी रेडिएशन है उनको तो वो ऑब्जर्व कर लेगा, तो फिर नीचे कुछ आएगा ही नहीं। अगर आपने जेम्स वेब को नीचे लगाना है, नीचे बैठा दोगे जेम्स वेब को, तो वहाँ से ये इंफ्रारेड को कैप्चर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंफ्रारेड जो वेव्स होती हैं उनको एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। तो ये सब रीज़न है, और बाकी इसके अलावा भी रीज़न होते हैं। जैसे अर्थ है, नीचे हीट होती है, हीट की वजह से हमारे वाटर वेपर हैं ऊपर उड़ेंगे, ठीक है, या वाटर के अंदर वो ऊपर उड़ेंगे, उसकी वजह से वो वहाँ पे रिफ्रैक्शन कॉज करेंगे, डिफ्रैक्शन करेंगे लाइट का, ऑब्जर्व कर लेंगे लाइट को। उसी वजह से, इन चीज़ों की वजह से जो कुछ टेलीस्कोप हैं मतलब जिनको मेनली इंफ्रारेड यूवी रेडिएशन कैप्चर करनी है उनको ऊपर रखा जाता है स्पेस के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास एक और टेलीस्कोप है इंडिया का, एरिस टेलीस्कोप, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑब्जर्वेशनल साइंस। तो ये हमारा यूके उत्तराखंड के अंदर है, नैनीताल के अंदर। इसके बारे में जॉइंट कोलेबोरेशन है इंडिया, रशिया और बेल्जियम की, ठीक है। और ये एशिया का सबसे बड़ा और इंडिया का पहला ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। ऑप्टिकल मतलब ये ऑब्जर्व करेगा विजिबल रेंज के अंदर, विजिबल रेंज के अंदर ऑब्जर्व करने के लिए बनाया गया ये, तो बोलते हैं इसको ऑप्टिकल। और ये 2016 के अंदर ऑपरेशनल हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस तरीके का दिखेगा ये। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। तो ये सोलर सन को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया गया है टेलीस्कोप, जो कि अर्थ के ऊपर रखा जाएगा। ये हमारा टेलीस्कोप है, इसमें लेंस लगा होगा। तो ये सोलर की एक्टिविटी को, इसको मैग्नेटिक फील्ड को, सोलर के लिए हमने डिस्कस किया था आदित्य मिशन, पार्कर सोलर प्रोब जा रहा है उसके नज़दीक, अब सबसे नज़दीक जा रहा है पार्कर सोलर प्रोब। तो ये ज़मीन के ऊपर ही बनाया हुआ है हमने सोलर सन को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। इसरो के द्वारा इसको बनाया गया है, और ये हमारा राजस्थान के अंदर है, उदयपुर के अंदर, ठीक है।